Hi friends, welcome to XMB. Let's start weekly current affairs from 11 to 17 September 2022. Also remember, please do not forget to download the PDF from the description box. Let's begin. जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इससे रिलेटेड। ये जो स्कीम है ये स्कीम को 10 तारीख मतलब है ना 10 तारीख को ये स्कीम को 2 साल पूरा हुआ है। इट इज कंप्लीटेड 2 years। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑन 10th ऑफ सितंबर। अगर अब तक के हम हाइलाइट्स को देखें मतलब स्कीम के वजह से क्या चेंजेस आया है सेक्टर में, तो मत्स्य संपदा से आपको तो शायद क्लियर हो ही गया है। ये फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड है, राइट। तो देखो, अभी तक का हाईलाइट ये है कि फिशरीज सेक्टर शो इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 14.3% फ्रॉम 1920 टू 2021-22। मतलब इन 2 साल में ये 14.3% से ग्रो किया है। अब फिश प्रोडक्शन रीचेस ऑल टाइम हाई ऑफ 141.64 लाख टन ड्यूरिंग 1920 टू 161.87 लाख टन ड्यूरिंग 21-22। तो आप देख सकते हो जो पहला वाला लाइन है वो दूसरे वाले लाइन से कॉम्प्लीमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। ये जो 14.3% ग्रोथ है वो ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है 161.87 लाख टन। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फिशरी सेक्टर सी ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट ऑफ 13.64 लाख टन वैल्यूइंग 57,587 करोड़। तो इसमें मोस्टली क्या इंक्लूडेड है, श्रिम्प्स हैं, जो कि इंडिया 123 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। सो अगेन दिस इज वेरी गुड नंबर। देन the scheme has supported 31.47 lakh farmer under the insurance coverage from 22 states and 7 union territories। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये मतलब एक होलिस्टिक स्कीम है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। तो इसके अंडर में सब कुछ आता है, मतलब इसके अंडर में एप्स आते हैं सो दैट फिशरीज के जो फार्मर हैं उनको अलग अलग तरीके का नॉलेज, अलग अलग तरीके का बेस्ट प्रैक्टिस डिसमिट किया जा सके, एंड उसमें इंश्योरेंस कवरेज भी है। देन कुछ दिन पहले किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो फिशरीज सेक्टर में फार्म सेक्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट हिट ग्रुप इनको एक्सटेंड किया गया है ताकि इसमें जो फार्मर इन्वॉल्व है इस सेक्टर पे उनको भी उसका फायदा मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, राइट। देन this scheme envises generate of 68 lakh employment by the end of 24-25। ठीक है, तो स्कीम का टारगेट है या विजन है 68 लाख एम्प्लॉयमेंट। तो देखो यहाँ पे दो विजन और भी छुपा हुआ है। दो विजन कंट्री का और है कि उनको कंट्री को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, पहला। देन डबलिंग फार्मर्स इनकम, राइट। तो फिशरीज सेक्टर पे भी जो इन्वॉल्व है तो वो भी फार्मर ही है। ये दोनों विजन हिडन विजन है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अदर हाइलाइट्स में देखते हैं। तो देखो, ये जो करेंटली ये एक इवेंट हुआ, राइट, जिस इवेंट पे ये सारा चीज कंसर्न मिनिस्टर ने बताया। अभी ये जो इवेंट है विटनेस द लॉन्च ऑफ बुकलेट ऑन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मतलब हाइलाइट्स नहीं, यहाँ पे एक पहला चीज क्या हुआ है, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बुकलेट एंड इट्स अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद मत्स्य संपदा थर्ड एडिशन ऑफ डीओएफ लेटर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज लेटर। ठीक है, तेलापिया एक्शन प्लान एज ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो देखो, ये जो तेलापिया, ये जो मछली है, मतलब ये जो फिश है ना, ये मतलब फार्मर्स को बहुत बेनिफिट करता है बिकॉज ये फ्रॉम फ्रॉम ए स्मॉल फिश टू ए फुल्ली ग्रोन फिश, ये अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का साइकिल है। 90 डेज में ये पूरा हो जाता है। सो इन दैट सेंस ये जो तेलापिया फिश है ये एक्सपोर्ट के लिए मतलब अभी तो हम श्रिम्प सबसे ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमको डाइवर्सिफाई होना है। इन दैट सेंस ये एक मछली है जिसको कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसका एक एक्शन प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। देन स्कैम्पी एक्शन प्लान, नेशनल सीड प्लान 22-25 एक्सेट्रा, ये सारा चीज इवेंट में लॉन्च हुआ है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है एज ए टूल ऑफ आत्मनिर्भर टुवर्ड्स द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि देखो, फिश एंड फिशरीज ये मोस्टली रूरल इकोनॉमी से आता है, राइट, ये रूरल इकोनॉमी से रिलेट करता है।
तो कहीं ना कहीं अगर सेक्टर ग्रो किया तो कौन क्या ग्रो करेगा? गूगल लोग ग्रो करेंगे, राइट? गूगल इकोनॉमी विल ग्रो। देन द मेन मोटो ऑफ मत्स्य संपदा योजना इज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन द फिशरीज सेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। आगे बढ़ गए हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईआरडीए। सो आईआरडीए से रिलेटेड एक ऐसा न्यूज है कि आईआरडीए ने कुछ दिन पहले एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया था ये समझने के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर पे बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। तो और मतलब जो फ्रॉड्स होते हैं उनको कैसे डिटेक्ट किया जा सके। तो आईआरडीए अभी मतलब रिकमेंडेशन ऐसा है कि इज कंसिडरिंग टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू प्रूव केसेस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड। ठीक है। तो देखो आज के दिन में अगर बैंकिंग फ्रॉड होता है तो ऑब्वियसली जो एजेंसीज है, मतलब लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज, वो तो अपना काम करेगी, लेकिन जो सेक्टर रेगुलेटर है उनके उनको भी वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, उनके पास भी वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब कोई बैंकिंग फ्रॉड होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, स्टॉक मार्केट पे कुछ होता है तो सेबी के पास वो पावर है, सेबी तो क्वासी जुडिशियल भी है। और इन दैट सेंस आरबीआई, आईआरडीए ने भी ये बोल रहे हैं कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्म करेंगे। कैसा फ्रॉड होता है इंश्योरेंस में? फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है लेकिन उसको एज एन एक्सीडेंट दिखाया जाता है। ठीक है, हेल्थ इज ऑल राइट, किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ है, फेक डॉक्यूमेंट दिखा के हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कर लेना। तो ये सारा चीज काम तो होता ही है। तो वही है फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या रहेगा? The agency, if formed, shall be similar to the Serious Fraud Investigation Office, which probes corporate fraud, comes under the Ministry of Corporate Affairs. तो Ministry of Corporate Affairs के अंडर में ये एक एजेंसी आता है। ये सेम लाइंस पे इनका ये रहेगा, फ्रेमवर्क रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आया नहीं है, ये आएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रशियन इम्पोर्ट। ये कुछ नहीं, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल जब रशिया यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ था एंड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा था, राइट, तब रशियन फेडरेशन ने इंडिया को अप्रोक्सीमेटली $25 to $28 पर बैरल डिस्काउंट में दिया, राइट, देना शुरू किया। उसके बाद ये धीरे धीरे ना कम होता गया, ये धीरे धीरे कम होता गया। मतलब अभी अगर आप मई के मंथ में देखोगे डेटा, तो वो $16 था डिस्काउंट। अगर हम देखेंगे अगस्त का इंपोर्ट रशियन फेडरेशन से, वो तो $6 का। तो ये जो गिरता गया डॉलर का प्राइस, आई मीन ये जो डिस्काउंट का प्राइस, हाँ ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये जो गिरता गया डिस्काउंट का प्राइस, इसका पीछे का वजह है ईरान, राइट, सॉरी इराक। क्योंकि इराक ने भी डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिया था इंडिया को। इराक अभी $9 ए बैरल दे रहा है करंटली। ठीक है, तो हमको जब रशियन फेडरेशन से 6 में मिल रहा है तो हम तो इराक से मंगवाएंगे तेल, क्योंकि हमको तेल सस्ता चाहिए। गवर्नमेंट शुरू से तो हर दुनिया को यही बोला, यस वी आर बाइंग ऑल फ्रॉम रशिया बिकॉज दे आर गिविंग अस इन डिस्काउंट। तो आज के दिन में जब रशिया $6 दे रहा है और इराक $9 दे रहा है, तो हम तो इराक के साथ ही जाएंगे। सो वही डेटा में रिफ्लेक्ट होता है कि रशियन फेडरेशन का जो इम्पोर्ट है वो गिरता जा रहा है, राइट। तो इसीलिए, और एक सेकेंड रीजन ये है, जो G7 कंट्री है, इन्होंने एक यूनियन बना रहे हैं ये टुवर्ड्स पुशिंग टू इंस्टीट्यूट ए कैप ऑन द रशियन प्राइस ऑन द ऑयल। मतलब ये बोल रहे हैं कि रशिया जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है उस पर भी एक कैप लगा देंगे। सो बट इंडिया उसका पार्ट नहीं है, इंडिया ने अभी तक उसको ना रेटिफाई किया है ना उन्होंने साइन किया है। सो दिस इज ऑल एज ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग इन कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। तो समझने का बात हमारा यहाँ पे ये है कि रशियन फेडरेशन से ऑयल इंपोर्ट कम क्यों हुआ एंड बाकी दूसरे सोर्सेज से बढ़ क्यों गया, पहला। दूसरा चीज, नाउ द रशिया इज आल्सो डिमांडिंग रूबल इन अगेंस्ट ऑफ वॉट एवर वी इम्पोर्ट। ठीक है, तो देखो अगर हमको रशिया को रूबल में पेमेंट करना है तो इसका मतलब हमको रशिया से ये रूबल कहीं से तो आना चाहिए पेमेंट करने के लिए, राइट। तो इन इन शॉर्ट सेंस रशिया वांट्स टू एंटरटेन, मतलब जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रूबल डॉलर की तरह काम करे, एक वो भी चाहता है। दूसरा ये है कि ऐसा करने से उनका रूबल डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग होता जा रहा है। सो उनके उनके ये वॉर में भी जो
इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज रूबल इज मच मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सर्वे 2020-21। ठीक है। ये एक छोटा सा सर्वे है। ये सर्वे से कुछ बातें सामने आई हैं। ये है 225 ऑपरेशनल सेंट्रल की कंपनी से। ठीक है, सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इसमें 177 रिकॉर्डेड नेट प्रॉफिट एंड 77 रिकॉर्डेड नेट लॉस। ठीक है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा है जो ना कि उनको प्रॉफिट हुआ ना कि उनको लॉस हुआ, बिकॉज वो तो सब्सिडी देते हैं, तो उनके सब्सिडी को बजटरी सपोर्ट मिलता है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। देन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो टॉप 5 अकाउंटेड फॉर 41.11% ऑफ एग्रीगेट नेट प्रॉफिट। तो मतलब जो टॉप 5 सीपीएसई है वही अकेले 40% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उसमें से कौन कौन है? एक तो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड एनटीपीसी। मतलब देखो कौन वाले सेक्टर है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाले सेक्टर। ठीक है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड एनटीपीसी। देन अगर हम लॉस मेकिंग की बात करें और उसमें हम देखें जो टॉप पे सबसे ज्यादा लॉस दे रही है वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। देन राष्ट्रीय इस्पात निगम, मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स, महानगर टेलीकॉम, महानगर टेलीकॉम निगम। राइट। तो ये सारे हैं। और ये दिस आर द टॉप 5 सीपीएसएस विच हैव टर्न इनटू प्रॉफिट, जिसमें है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न कोलफील्ड, हिंदुस्तान कॉपर्स एंड नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये 5 कंपनी है विच टर्न प्रॉफिटेबल इन FY21। सो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, वो है एससीओ मीटिंग। तो देखो ये होने वाला है। ये कब होने वाला है? ये सितंबर, somewhere around 15-16 the prime minister is traveling for the SCO meeting। ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन काउंसिल। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो न्यूज कुछ इस प्रकार है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो $450 मिलियन दे रहा है किसको? पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक फाइटर जेट यूज करता है जिसका नाम है F-16, जो कि अमेरिकन मेड फाइटर जेट है एंड पाकिस्तान का सबसे एडवांस्ड एंड लिथल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राइट। तो अभी न्यूज क्या है इसमें? यूएस जो है ग्रांट दे रहा है फॉर मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ F-16। ठीक है, मतलब पाकिस्तान जो यूज कर रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए पाकिस्तान यूएस ये ग्रांट दे रहा है। सो ये तो इंडियन कंसर्न ही है, सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है। सो बट ये तो आगे ही समझ में आएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो ऐसा होता रहेगा। तो ये आपको जान लेना है कि विच कंट्री, इट्स द यूनाइटेड स्टेट विच हैज गिवन F-16 इज द फाइटर जेट, अमेरिकन मेड फाइटर जेट एंड इज विद पाकिस्तान एज वेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर पे, वो है एक समिट पे। सो आज के दिन में, दैट इज 12 सितंबर 2022, द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। ठीक है। ये कहाँ पे करेंगे? वो ग्रेटर नोएडा में करेंगे। देन नेक्स्ट अगर हम ऑबिचुअरी की बात करते हैं तो प्रोफेसर बीबी लाल, ब्रज बसी लाल। राइट। तो ये एक बहुत रेनाउंड आर्कोलॉजिस्ट है, ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं एएसआई के। इनका कल के दिन में ऑन 11th ऑफ सितंबर ही इज नो मोर। देन आर्ट एग्जीबिशन। तो ये देखो आर्ट एग्जीबिशन, इसमें कुछ यूनिक है इसीलिए ये न्यूज पे है, मतलब हम इसको पढ़ रहे हैं। Art exhibition of the painting featuring works of renowned artist Mr. Rodolfo Vega Ovidio from El Salvador। ठीक है। इनॉग्रेशन एट IGNCA गैलरी इन न्यू दिल्ली। ये क्योंकि अल सल्वाडोर से बिलोंग करते हैं एंड ये आर्ट गैलरी के थ्रू बिटवीन मतलब वी वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन both the countries, right? India and El Salvador. Then let's move to the next news, डैशबोर्ड। सो देखो कि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने अनाउंस किया कि एक डैशबोर्ड को सेटअप किया जाएगा विच विल शेयर द बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस अमॉन्ग द सेंटर एंड स्टेट्स।
मतलब मान के चलो कोई स्टेट टेक्नोलॉजी फ्रंट में अच्छा काम कर रहा है, तो अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो टेक्नोलॉजी को लेके एक तो देश में इम्प्लीमेंट करे और बाकी सब स्टेट को उसका पता चले, मतलब उसके फ्रेमवर्क पता चले। पता तो उनको चल ही जाएगा। सो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं जैसे कि हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी, ये कहाँ जोधपुर राजस्थान में लॉन्च हुआ था अक्टूबर 21 में। अभी कुछ ही स्टेट इस पे काम कर पाए, वो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। लेकिन ये ऐसा टेक्नोलॉजी जिसको तो सारे देश में लगा, मतलब यूज किया जा सकता है और अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाया। सो ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम और द अदर इश्यूज इन फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल डिफरेंस है एंड बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जिस वजह से नहीं हो पाया। सो ये एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जहां पे the central government would put all the best practice, the framework of that technology in this dashboard. Whosoever state wants can come in, can understand the framework, can understand the everything ifs and buts, and can go to their state and implement. ठीक है? तो this will further enhance the cooperative federalism. शुरू करते हैं पहला न्यूज, वो है नेशनल हेल्थ एस्टीमेट। ठीक है, ऑफ 2018-19। तो ये नेशनल हेल्थ एस्टीमेट अभी रिलीज हुआ है। राइट, ये रिलीज्ड बाय किसका है? डॉक्टर विनोद के पॉल, मेंबर नीति आयोग। सो ये नीति आयोग ने रिलीज किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो इतना हमको डिटेल नहीं जानना है, बट ये हमको समझना है कि ये नीति आयोग ने रिपोर्ट को रिलीज किया है। नाउ इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि ये 6th कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट है। मतलब ऐसा और पहले 5 रिपोर्ट आ चुका है नेशनल हेल्थ एस्टीमेट। ठीक, इसको 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। सो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स बैकग्राउंड आपको याद रखना है। तो देखो, इसको बनाने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? इसको लॉन्च करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो बन रहा है ना, ये डब्ल्यूएचओ के एक फ्रेमवर्क के तहत बन रहा है जिससे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल में मान के चलो इंडिया को कंपेयर करना है यूएस के साथ, तो डेटा ऐसा बनना चाहिए यूएस का एंड इंडिया का जिसको एक पैरामीटर पे कंपेयर कर सके। राइट, फॉर एग्जांपल अगर हम मैं मैथ्स की एग्जांपल दूं, आप अगर सेंटीमीटर और मीटर को कंपेयर करना चाहो तो बहुत आसान है, हम कर सकते हैं राइट, कन्वर्ट करके। लेकिन अगर मैं बताऊं किलोग्राम और मीटर को, तो इसका कभी रिलेशन बैठ ही नहीं सकता। ये तो अलग अलग यूनिट्स हो गए। राइट, किलोग्राम वेट का यूनिट हो गया, ये लेंथ का यूनिट हो गया, तो ये तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। ये जो फ्रेमवर्क है डेटा का, मतलब डेटा किस प्रकार बनाया जाएगा, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डब्ल्यूएचओ के एक फ्रेमवर्क के तहत होता है। ये भी एक पॉइंट है नोट करने का। अब आगे चलते हैं, अब हम डेटा को देखते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो 2013-14 में था 1.1%। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हमारा जीडीपी 100 रुपए का जीडीपी था तो हम 1 रुपये 15 पैसा खर्च करते थे किसमें? हेल्थ में। एंड हम मीन्स नॉट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, हम एज ए कंट्री। ये कंट्री का डेटा है। देश खर्चा करता था 1.15 रुपीज, आज के दिन में वो 1.28 रुपीज हो गया, मतलब 1 रुपये 28 पैसा हो गया। अगर आज के दिन में हमारा इकोनॉमी, आज के दिन में मतलब डेटा जब आया है हम तब की बात करेंगे 2018-19 में, गवर्नमेंट का अगर मतलब जीडीपी अगर 100 रुपए है तो 1 रुपये 28 पैसा हम खर्चा करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप 2013-14, 14-15 में देखो ये कम हुआ 1.13, 15-16 में ये बढ़ गया 1.18%, फिर कम हो गया, नहीं कम नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया 1.2%। देन उसके बाद 17-18 में ये अच्छा खासा बढ़ गया 1.35, देन ये फिर कम हो गया 1.28। ठीक है, ये था। अभी उसके बाद अगर हम देखें हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, ठीक है, तो 2013-14 में था 1042, जो आज के दिन में बढ़ के हुआ 1815। अब पर कैपिटा क्या है ये तो आपको समझाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देश जो है 1000 रुपीज खर्च किया है और देश में टोटल लोग 50 रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन 50 है, तो जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है? 20। मतलब ये 20 रुपीज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। सिंपल सा बात है, जितना हमने खर्चा किया डिवाइडेड बाय जितना हमारा पॉपुलेशन है, जो भी आंसर आएगा वो पर कैपिटा हो जाएगा। 2013-14 में हुआ था 1042, 2018-19 में कितना है? 1815। एंड ये याद रखने वाला फिगर है, राइट, 1815, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इसी के कुछ न्यूज को देखते हैं। अगर हम देखेंगे
गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये 40.6% है 18-19 में, 13-14 में ये 28.6% था। सो बड़ा है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये भी देखो 23.2% से 34.5%, ये बड़ा है, मतलब डेटा पॉजिटिव के तरफ ही दिख रहा है। देन गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट कितना स्पेंड किया, 13-14 में 51.1% किया, 18-19 में 55.2 किया। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है कि देखो 50% से भी ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर में कर रहा है। सिंपल बात है, क्यों कर रहा है? एक चीज आप समझो, मान के चलो रूरल इंडिया में, है ना, रूरल इंडिया में किसी को हार्ट की परेशानी है, ठीक है, उसको बीच में हार्ट में पेन होता है, छोटा छोटा इश्यूज है, तो सबसे पहले इंसान कहाँ पे जाएगा? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको हम पीएचसीज बोलते हैं। अब ये रूरल भी है, ये अर्बन भी है। अर्बन को बोलते हैं यूपीएचसी, अर्बन पब्लिक हेल्थ केयर, है ना, और रूरल को रूरल बोलते हैं। तो मान के चलो ये पब्लिक हेल्थ केयर में जाता है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर पे जाता है, तो इसका जो छोटा सा हार्ट का बीमारी है, यहां से ही इसको वो क्योर मिलने लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये बंदे को कभी, है ना, इमरजेंसी केयर की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इसके पास नहीं है, मतलब ये जो हमने पर्टिकुलर कोई भी मान के चलो एक्स एक पर्सन का नाम है, इनके एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, तो ये जो एक्स जिस जगह पे रहते हैं वहां पे ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है ही नहीं। तो इन दैट केस इनका जो मतलब हार्ट का पेन है वो हमेशा ही रहेगा, बिकॉज इनके पास वो फैसिलिटी नहीं है या वो मनी पावर नहीं है, ये कहीं बाहर सिटी में जाके दिखाएंगे भी तो एक आध बार दिखाएंगे, उसके बाद आगे नहीं दिखाएंगे। क्योंकि आने जाने का एक परेशानी होता है, बहुत सारा, है ना, रीजंस होता है अलग अलग रूरल इंडिया का। सो ये प्राइमरी हेल्थ केयर के होने की वजह से इनको कभी इमरजेंसी सर्विस की जरूरत ही, मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक सिंपल सा बात समझो, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है, अगर उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिले तो वो शायद सही हो सकता है ना, बट अगर उसको नहीं मिले तो वो इंसान from from that small thing it can lead to some deadly disease or chronic disease जो जिंदगी भर साथ में रहे। सो प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखो कि 2013-14 में भी ये 51.1% हुआ करता था, और आज के दिन में भी ये 50% से ज्यादा, जो कि 55% हुआ होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो ये डेटा बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बड़ा से बड़ा चीज यही पे, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में ही पकड़ के सही किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, जो कि कम हुआ है, दिस इज वेरी गुड। मतलब आप इसको ऐसा मत समझो ये डेटा कम हो रहा है मतलब ये सही नहीं हो रहा है। आउट ऑफ पॉकेट क्या है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैं हेल्थ इंश्योरेंस से समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास मान के चलो एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका सम एश्योर्ड है 10,000 रुपए, या 10,000 रुपए आपको पर डे मिलता है, ठीक, और, है ना, आपको 10,000 रुपए मिलता है। अभी ये 10,000 रुपए में ना 10% रहेगा आउट ऑफ पॉकेट। मतलब ये जो सम एश्योर्ड है 10,000 का, इसका 10% क्या रहेगा? आउट ऑफ पॉकेट, ओओपी। दो टर्म होता है, एक होता है कोपे, एक होता है आउट ऑफ पॉकेट। हम दोनों को समझ लेते हैं। तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट है, इसका मतलब ये है कि ये 10,000 से, मतलब ये 10,000 का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने जेब से पहले 1,000 रुपए खर्चा करना होगा, उसके बाद ही आपको ये बेनिफिट मिलना शुरू होगा। मतलब फर्स्ट 1,000 रुपीज यू विल हैव टू स्पेंड, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट, एंड व्हेन दिस इज गोइंग डाउन, दिस मीन्स दैट पीपल आर स्पेंडिंग लेस फ्रॉम देयर पॉकेट। इसीलिए इसका नाम दिया गया है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आई होप दिस इज क्लियर। नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को 30 सेकंड पहले लेके जाओ। अब बात आती है कोपे की। कोपे क्या है? कोपे मतलब ज्वाइंट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक डॉक्टर की फीस 400 रुपए है, तो आपका इंश्योरेंस वाला बोला है कि वो 300 रुपए देगा, 100 रुपए आपको अपनी जेब से देना होगा। सो ये हो गया कोपे। मतलब उन्होंने भी पे किया एंड यू यू हैव ऑल्सो पेड, दैट इज कॉल्ड कोपे, राइट। आगे बढ़ते हैं हमारे। ओके, यहाँ पे एक डिस्कशन ये भी है कि जो पर कैपिटा है, पर कैपिटा भी देखो पहले कितना था, 2,336 था, अभी वो कम के 2,155 हो गया, 2,155, एंड दिस इज गुड। आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं अभी सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो ये 6% से बढ़ के 9.6% हुआ। वेरी गुड, सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है,
डेटा शोस एन इम्प्रूवमेंट। अभी गवर्नमेंट फाइनेंस हेल्थ इंश्योरेंस में अगर हम देखेंगे तो ये पहले 4757 था, जो आज के दिन में बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, है ना, 2.5 टाइम्स बोल सकते हैं, 2.5 टाइम्स हो गया है ये, 12,680। सो विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, न्यूज नंबर 2। ओके, ये है विनर्स ऑफ वाटर हीरो। तो देखो ये जो वाटर हीरो का विनर्स है, ये आपको हर मंथ का डेटा मिलेगा। तो ये है अगस्त 2022 का, राइट। इस न्यूज को यहाँ रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नाम बताऊंगा, नेम इज नॉट ऑल इम्पोर्टेंट। मतलब हर 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 मंथ आपको छह छह नाम मिलेंगे, आपको आपको नाम याद नहीं रखना है, आपके इसके बैकग्राउंड को जानना है कि ये कौन करवाता है। ये करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो विनर ऑफ वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी कॉन्टेस्ट, तो ये है पूरा कॉन्टेस्ट का नाम फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 22। अभी ये लॉन्च किसने किया? द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड। ठीक, किसने लॉन्च किया आपको पता चल गया। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त देयर आर 6 विनर्स, उनको 10,000 रुपए मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कौन है वो 6 लोग, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो क्या होता है, एक वेबसाइट होता है जहां पे आपको अपना एक वीडियो और आपने क्या काम किया उसको आपको 300 वर्ड्स में एक्सप्लेन, मतलब एक ऐसे टाइप का लिखना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है। वो चेक होता है गवर्नमेंट एंड से, उसके बाद फिर अगर आप विनर हो तो आपको वो दिया जाता है। उसके बाद हाइलाइट्स, द कॉन्टेस्ट इज हेल्ड मंथली एंड मे बी सीन ऑन द माईगॉव पोर्टल। तो देखो ये वही बात हो गई, मतलब नाम हमको याद नहीं रखना है बिकॉज ये मंथ ऑन मंथ एक्टिविटीज है, हमको यहाँ जान लेना है कि ये कौन करवाता है, ठीक है, या कितना कैश प्राइस है, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है व्हाट इज द कैश प्राइस एसोसिएटेड विद वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप जान गए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022। सो सिंपल बात है, ये है क्या, प्रोटोटाइप मॉडलिंग मतलब आपको एक कार बनाना है, ठीक है। सॉरी माय ड्राइंग इज नॉट गुड, तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा। तो प्रोटोटाइप मतलब आपको मान के चलो एक कार बनाना है, आपने सबसे पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनाया, है ना, देखने के लिए कि वो कैसे दिख रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। तो स्किल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडलिंग वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, तो इस कंपटीशन में इन्होंने जीता मिस्टर लिखित वाईपी, ठीक है। इनको क्या मिला इंडिया से, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, ठीक है। और ये कहाँ पे इनका ट्रेनिंग हुआ, इनका जो डिप्लोमा है इन मेकाट्रॉनिक्स फ्रॉम टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वाज अंडर ट्रेनिंग फॉर कंप्लीशन सिंस जनवरी 22। He has won India's national skill competition India Skill 21 in prototype modeling skill, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सीपीआई का डेटा। तो जो सीपीआई का डेटा है इस बार का, मतलब फॉर द मंथ ऑफ अगस्त का प्रोविजनल डेटा आया है। एंड अगर आप सीपीआई कंबाइंड में देखोगे तो इट्स 7%, राइट। तो 7% है, मतलब ये थोड़ा सा सीपीआई बढ़ गया है। सीपीआई बढ़ जाना क्या, थोड़ा महंगाई बढ़ जाना। इवन दो आरबीआई हैज इंक्रीज द रिपोर्ट, उसके बाद भी अगस्त का जो प्रोविजनल डेटा है वो दिखा रहा है कि सीपीआई बढ़ रहा है, राइट। तो अभी आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा आरबीआई का एक्शंस क्या होगा, गवर्नमेंट के एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। ये फिर अप ट्रेंड जाना शुरू हुआ है। आप देखो ये ग्राफ, ये नीचे गया, नीचे से देन ये ऊपर गया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीपीआई का डेटा कौन देता है, सीपीआई का डेटा एनएसओ देता है, ये भी आपको याद करना है। एनएसओ किसको अंदर में है, एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एग्री एक्सपोर्ट डेटा। तो देखो जो प्रोविजनल डेटा रिलीज हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स, ठीक है। द ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड इंक्रीज टू $, 9598 मिलियन इन अप्रैल जुलाई 22। अप्रैल से जुलाई तक इतना बढ़ा है, फ्रॉम $, 7397 मिलियन ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये कितना, ये हो गया 30% अप ट्रेंड, मतलब जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हमारा वो 30% से बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक रीजन ये भी आएगा ना, जो वीट हमने एक्सपोर्ट किया आफ्टर दी फूड क्राइसिस फॉलोइंग दी रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो वो भी कंट्रीब्यूट किया है, इस 30% में वो डेटा भी है। तो उसको भी हमको, वो तो अभी बंद हो चुका है, राइट, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। नाउ जो 40% एक्सपोर्ट टारगेट है ये हमने पहले 4 मंथ में ही कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसमें से देखोगे, मतलब कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में स्पाइक देखा गया है, वो है फ्रूट एंड वेजिटेबल, सीरियल्स, लाइव स्टॉक एंड प्रोसेस्ड फूड विटनेस्ड ए स्पाइक इन द एक्सपोर्ट ऑफ दिस फिस्कल, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है क्लीनेथॉन। तो क्लीनेथॉन क्या है? ये एक कैंपेन है जो जुहू बीच मुंबई में हुआ है, जहां पे नॉर्मल सिटीजन्स आपके और मेरे जैसे लोग ने पार्टिसिपेट किया और जुहू बीच को क्लीन किया है। तो क्या नाम है उसका? क्लीनेथॉन। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे हुआ? जुहू बीच में हुआ। नेक्स्ट है आयुर्वेदा डे 2022। ठीक है, तो आयुर्वेदा डे जो है वो 12 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड 12 सितंबर को एक 6 वीक्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, फ्रॉम 12 सितंबर टू 23 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च्ड आयुर्वेदा डे 22 प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो थीम है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, राइट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वर्चुअल नेटवर्किंग मीट। तो ये क्या है? ये यूनियन गवर्नमेंट ने वर्चुअल नेटवर्किंग मीट एक एक रखा है उन्होंने फॉर जीआई प्रोडक्ट्स। इंडिया के जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर डिस्कस करेंगे। कहाँ पे उन्होंने रखा है? उन्होंने रखा है कतार में। तो कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन एम्बेसी के लोग, दोहा और आईबीपीसी कतार, यहाँ के लोग, राइट, ताकि जो मतलब हमारा जीआई प्रोडक्ट है वो हम कतार में बेच पाए। ठीक है, वो हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो उसके लिए आप बोल सकते हो सेशन टाइप का हुआ, जिसका नाम दिया गया वर्चुअल नेटवर्किंग मीट। कैसे वो नेटवर्क बिल्ड किया जाए? मोर देन 80 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्टर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आईबीपीसी, ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन एम्बेसी एंड एग्रीकल्चर, मतलब एपीडीए के लोग पार्टिसिपेट किया, बिकॉज एपीडीए का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है। देन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये है न्यूज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। The Chhattisgarh government has extended the period of policy to promote small hydropower project in the state for another 10 years. The small hydropower project policy expired कब हुआ ये? February 2022 को हुआ। The policy promotes the development of small hydropower project up to 25 megawatt capacities. ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है मिलेट्स प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की इससे मनाया जाएगा, और ये इंडिया के सजेशन से हुआ है। अब जब इंडिया के सजेशन से हुआ है, इस पे इंडिया क्या काम कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने डायरेक्ट किया है सबको कि मिलेट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ऑफिशियल मीटिंग एंड कैंटीन्स, मिलेट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए during the official meeting and canteens में। The initiative is to promote the millet consumption is for its health benefit। ठीक है, so I hope ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयास, इसको किन्होंने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मतलब ये आर्मी हॉस्पिटल में एस्टेब्लाइज किया गया है अर्ली इंटरवेंशन सेंटर प्रयास। मतलब इसमें जो बच्चे हैं अप टू 6 ईयर ऑफ एज, जो कि ऑटिज्म, सेरिब्रल प्लासी, स्लीप एंड लैंग्वेज डिले, अदर ऐसे जो छोटे छोटे डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको ये केटर कर पाए, तो उसके लिए ये एक सेंटर बनाया गया जिसका नाम दिया गया प्रयास। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है अहेली खादी। सो खादी इंडिया ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन एंड ए फैशन शो, अहेली खादी एंड NIFT गांधीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिर कुछ वन लाइनर पे, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो HDFC बैंक है इशूड ए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड NESL, बिकमिंग द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू डू सो। ये पहला बैंक है कंट्री में। नाउ EBG has been developed in consultation with NESL and CVC, CPI committee and IBA to simplify the process and eliminate the possibility of fraud and manipulation। तो ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा। इसको सिंपल टर्म्स में, मतलब ये पहले पेपर पेन मेथड में होता था। बैंक गारंटी HDFC लिख के देता था, ठीक है, मैं फलाने इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को गारंटी करता हूँ, तो क्या होता था, वो बैंक गारंटी दिखा के ना वो प्रोडक्ट का डिलीवरी ले लेता था, राइट। तो आज के दिनों में ये इलेक्ट्रॉनिक गारंटी हो गया। जो पहले 5-6 दिन का प्रोसेस था वो भी 1 दिन का प्रोसेस बन गया, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये कंपनी ने संजय खन्ना को एज ए CEO अपॉइंट किया हुआ। ठीक है, बिकॉज कई बार प्राइवेट कंपनी के बैंक्स के CEO के बारे में भी पूछ लेता है, तो वो आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि रेलवे राइट्स ऑफ 71 करोड़। तो क्यों? तो देखो, अभी कुछ दिन पहले कोविड के समय जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का
है ना, माल इधर से उधर गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है, तो 121.86 करोड़ का रेलवे को कॉस्ट आया। लेकिन जो गवर्नमेंट का रूल था कि उनको 50% सीलिंग था इनिशिएटिव में। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, ठीक है, उनका कहना है कि हम हमारा तो 50 करोड़ का ही सीलिंग था, तो हम ज्यादा पैसा कैसे दें। ये जो डिफरेंस कितना होता है, 71.86 करोड़। तो ये रेलवे ने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया, मतलब रेलवे को लॉस हुआ ये 71.86 करोड़। तो देखो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड है क्या। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को जानते हैं। न्यूज में क्या है, न्यूज में तो सिर्फ इतना है कि जो पीयूष गोयल है हमारे कंसर्न मिनिस्टर, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग लिया ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का। तो न्यूज में तो इतना ही है, लेकिन बैकग्राउंड क्या है वो जान लेना यहाँ पे उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मर्जिंग ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन विद बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये दोनों को मर्ज करके बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया गया है। तो कब बनाया गया है, 17 जुलाई 2019 को। तो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड है क्या। द बोर्ड ऑफ ट्रेड एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेजर कनेक्टेड विद द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग इंडिया ट्रेड। क्योंकि देखो जब हम ट्रेड करते हैं ना, एक बिटवीन ए नेशन टू ए नेशन, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। मतलब ट्रेड मतलब इतना ही नहीं कि सिर्फ सामान खरीद के लेके आना। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में आप देखो, जब इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो इसमें कितने सारे जियो प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी बहुत तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि वही लोग फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो यूएस से प्रेशर आ रहा है, यूरोप से प्रेशर आ रहा है, उनको कौन डिफेंड कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ताकि जो स्विफ्ट ट्रेड हो दोनों के बीच में, एकदम इजी ट्रेड हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और रशिया के बीच में, वो बढ़िया सा काम करे। सो ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का भी काम कुछ इस प्रकार रहेगा। मतलब ये ना ही सिर्फ ट्रेड के बारे में गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, बल्कि है ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब वो ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेगा, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग इंडिया ट्रेड। मतलब सिर्फ खरीदना बेचने का बात नहीं आता यहाँ पे, उससे बढ़ के काम करेगा बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके दोनों बोर्ड को मर्ज करके एक पावरफुल बॉडी बनाया गया है। तो करंट न्यूज में क्या है कि जो पीयूष गोयल है मिनिस्टर कंसर्न, उन्होंने इस बोर्ड का फर्स्ट मीटिंग लिया है। राइट, इतना ही था न्यूज पे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वो है एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम। तो ये है क्या, देखो ये जो प्रोग्राम है ये MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने स्टार्टअप हब एंड मेटा, मतलब MEITY का स्टार्टअप हब प्लस मेटा, ये दोनों कंपनी ने, मतलब ये दोनों मिलके इन्होंने क्या लॉन्च किया है, एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप इन एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स, तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी है इस पे स्टार्टअप अच्छा काम कर सके। क्योंकि देखो इंडियन इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम बहुत आगे हैं प्रोबेबली, है ना, कुछ टेक्नोलॉजी में हमको कोई नहीं बीट कर सकता, स्पेशली इंडियंस, राइट। तो उसमें AR एंड VR भी आता है। ML इज नॉट राइट नाउ, ML में मशीन लर्निंग में कोई दूसरे कंट्री हमसे थोड़ा सा आगे है, बट ऐसा नहीं है कि AR एंड VR में हम कुछ बड़े कंट्री से बहुत पीछे हैं। यस, वी आर वर्किंग वेरी गुड ऑन AR एंड VR टेक्नोलॉजी। तो स्टार्टअप्स को हेल्प मिल सके इसलिए ये इनका इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम टू हेल्प 40 अर्ली एज स्टार्टअप टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन XR टेक्नोलॉजीज। तो XR टेक्नोलॉजीज किसको बोला गया है, AR एंड VR को, ये आप ध्यान में रखो। अब ग्रैंड चैलेंज होगा दैट विल शॉर्टलिस्ट 80 इनोवेटर्स एंड 16 फॉर फर्दर सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ XR टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए ना ये 4 इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये है इम्प्लीमेंटिंग, मतलब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बोल सकते हो या इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। राइट, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो जैसा कि आप शायद ये जानते ही हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। एंड ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल इंडिया का था, जिसमें इंडिया को 70 अदर्स नेशन ने सपोर्ट किया था।
सो 2023 वुड बी इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो देखो जब इंडिया का प्रपोजल था तो इंडिया में मिलेट्स का जो चलन है उसको तो बढ़ावा देना है, इसीलिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री organizes various pre-launch event and initiate to create awareness about ancient forgotten golden grain, इनको गोल्डन ग्रेन भी बोला जाता है, एज ए रन अप टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नाउ इसके लिए कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, कॉन्टेस्ट का जो थीम है वो है इंडियन वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। ठीक है, ये है कॉमिक स्टोरी कॉन्टेस्ट। ठीक, एंड एक इनोवेशन चैलेंज है वो है मिलेट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री कंसर्न है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एज डीएफआई। तो देखो ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इसको डीएफआई का स्टेटस मिल जाए, इसीलिए इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है पीएफसी, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चिट्ठी लिखा है, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को उनकी मांग ये है कि डीएफआई का स्टेटस दिया जाए। फ्रेमवर्क क्या रहेगा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। सबसे बड़ा सवाल होता है वाई, क्यों? क्योंकि डीएफआई स्टेटस मिलने से पीएफसी को क्या मिलेगा, helps financial institution access foreign funding grants and loans easily and in higher quantum। मतलब पीएफसी तो अच्छा काम ऑलरेडी कर रहा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम 42% है उनका, एसेट मतलब लोन एसेट मिक्स जो है, रिन्यूएबल सेक्टर पे 10% है, 47 कन्वेंशनल जनरेशन पे है। लेकिन देखो सीओपी 26 में तो हमारा बहुत बड़ा बड़ा टारगेट है, एक तो 2030 तक हमको 50% ये करना है, मतलब 50% कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है या डीकार्बनाइजेशन करना है एमिशन को। ठीक है, एंड 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो ये सारी चीज के लिए ना सी गवर्नमेंट इज थिंकिंग, या गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि जो पीएफसी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको डीएफआई के स्टेटस मिलने से अच्छा काम कर पाएगी, बिकॉज आज के दिन में पीएफसी बहुत बड़ा पैसा फॉरेन फंडिंग में नहीं उठा पा रही है एंड लोन नहीं दे पा रही है, डीएफआई के स्टेटस मिलने से ये सारा काम वो कर पाएंगे। तो बस इतना ही था ये न्यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटी टू बूस्ट पीईवीसी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पी क्या है, एक तो है प्राइवेट इक्विटी, वीसी क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एन एक्सपर्ट कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर सेबी चीफ एम दामोदरन to examine and suggest appropriate measure to address regulatory issues to scale up investment by venture capital and private equity। तो आप इसको ध्यान में रखो, फॉर्मर सेबी चीफ एम दामोदरम। ठीक है, ये है इनका फोटो, राइट? तो ये आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंटरनेशनल न्यूज। वो ऐसा है कि 49 अर्मेनियन सोल्जर किल्ड इन क्लैश। तो देखो ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट जो है ना ये सोवियत एरा से है, मतलब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ये दोनों ही कंट्री सोवियत के पार्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम, और शुरू से ये प्रॉब्लम चला है, जो अजरबैजान के सोल्जर्स है उन्होंने अर्मेनियन पोस्ट को कैप्चर करने के लिए बॉर्डर को क्रॉस करके आगे गए हैं, लेकिन यहाँ पे रशिया एक पीस कीपर है, मतलब रशिया अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखता है ताकि यहाँ पे पीस मेंटेन रहे, मतलब इनके बॉर्डर पे भी डिस्प्यूट है लाइक इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, तो ये बस कंट्री को आप ध्यान में रख लो, बाकी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में ये इश्यूज चल रहा है। देन आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 384 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिकल लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जान लो, ये जो लिस्ट है ये सबसे पहला 1996 में कंपाइल किया गया था और इसको आज आज तक 3 बार रिवाइज किया गया है। सबसे पहले इसको रिवाइज किया गया है 2003 में, फिर 2011 में, फिर 2015 में, उसके बाद अब अभी आपको याद ही रखना है कि 384 एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में है। एक चीज और नोट करो कि जो लिस्ट से है 34 ड्रग को हटाया गया और 27 ड्रग को ऐड किया गया। अब कौन सा है ये तो हमको जानना नहीं है, राइट? बट आप ये 384 अक्रॉस 27 कैटेगरीज, ठीक है, आप इसको याद रखो। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है G20 प्रेसिडेंसी। तो देखो इंडिया जो है
G20 का जो समिट 2023 में होल्ड करेगा, तो ये क्यों करेगा? बिकॉज इंडिया वुड बी द G20 इन द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम December 1 2022 एंड कंटिन्यू टिल November 30 2023। तो ये आपको ध्यान देना है। एट प्रेजेंट इंडिया क्या है? इंडिया तिरोका में है along with इंडोनेशिया एंड इटली। बट प्रेसिडेंसी के टाइम पे द इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी तिरोका किन के पास रहेगा? एक तो इंडिया के पास रहेगा, इंडोनेशिया के पास रहेगा एंड ब्राजील के पास रहेगा। ठीक है, वुड फॉर्म दी तिरोका एंड ये तीनों कंट्री इज द डेवलपिंग कंट्री। तो ये बहुत बड़ा बात है कि मतलब प्रेसिडेंसी एंड तिरोका किसके पास रहेगा? डेवलपिंग कंट्री। तो इनका जो डिमांड है, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड नेशन के डिमांड्स बहुत अलग अलग है, मतलब सिमिलर ग्राउंड्स पे तो है ही नहीं। सो इन दैट सेंस जब G20 ये इतनी पावरफुल बॉडी में तीन डेवलपिंग नेशंस होंगे, तो इनका डेवलपिंग नेशन को लेके कुछ तो बात रहेगा, तो वो तो आने वाले समय पे ही पता चलेगा। सो जो समिट है वो September 9 से 10 बिटवीन 2023 हेल्ड होगा। तो ये आप अभी भी याद नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी भी एक साल है, अगले साल हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, एज ऑफ नाउ ये लिस्ट आ गया है, बट ये चेंज भी हो सकता है एक साल बाद, तो जो होगा तब हम देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे एक सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आप लिखो, हु इज द करंट चेयर ऑफ G20। ठीक है, हु इज द करंट चेयर, मतलब इंडिया तो तिरोका में है, लेकिन हु इज द करंट चेयर? तो ऑब्वियस सी बात है, इन तीन कंट्रियों में से कोई एक है, इंडोनेशिया, इटली या इंडिया। तो आप बताओ कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडिया चाइना रिलेशंस। तो देखो एक बहुत अच्छा न्यूज आ रहा है, लेकिन अगेन इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। रीजन क्या है? जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 है, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, यहाँ पे इंडिया एंड चाइना ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट कर दिया है। मतलब डिसएंगेज का मतलब जो इंटरनेशनल बॉर्डर में दोनों के आर्मी लोग बैठे हुए थे अपना अस्त्र शस्त्र लेके, ये लोग सब पीछे चले गए। ठीक है, एंड इसका वेरिफिकेशन भी हो गया, मतलब चाइना साइड से एरियल वेरिफिकेशन, इंडियन साइड से एरियल वेरिफिकेशन से कंफर्म हुआ है कि पर्टिकुलर इस वाले एरिया पे जो पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 15 है, गोगा हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पे अभी ना कोई चाइनीज मिलिट्री पर्सनल है, ना कोई इंडियन मिलिट्री पर, ये कंप्लीटली डीमिलिटराइज्ड हो चुका है। लेकिन यस, दिस इज फॉर अ टाइम बिंग। रीजन ये है कि अभी SCO समिट होगा, जिसमें होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ये दोनों मिलेंगे। इतने बड़े लीडर का जब इतने बड़े मंच में मिलना होता है, तो ऑब्वियसली जो पेन पॉइंट होता है उसको हटा दिया जाता है, बिकॉज देयर कैन बी क्वेश्चंस। तो ये कितना सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म पे, ये आगे समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये भी है कि मिलिट्री लेवल टॉक्स में ये सामने आया है कि एट प्रेजेंट राइट नाउ यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा, मतलब इंडियन साइड से भी पेट्रोलिंग नहीं होगा, चाइनीज साइड से भी पेट्रोलिंग नहीं होगा। इसके लिए अगेन वो बातचीत करेंगे, मतलब कमांड लेवल या ब्रिगेडियर लेवल का बातचीत। देन वो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे किस प्रकार पेट्रोलिंग आज नहीं तो कल तो करना ही है, दोनों को करना है, चाइनीज को भी इंडियन को भी। पेट्रोलिंग का भी जो नियम कानून है, ये आगे वो लोग कमांड लेवल या ब्रिगेडियर लेवल मीटिंग पे डिसाइड करेंगे, एंड अल्टीमेटली अगर वहां से नहीं हुआ देन एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल, तो वो आगे ही समझ में आएगा। एट प्रेजेंट इन न्यूज इज कि हाँ, PP पॉइंट नंबर 15 और गोगा हॉट स्प्रिंग से कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट हो गया है, एरियन सर्वे से वो कंफर्म भी हो गया है। उसके पीछे का रीजन तो भैया SCO समिट ही है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। तो देखो, एक MSME है, ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड जो है, सॉरी नॉट ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो इन्होंने एक MSME को सपोर्ट किया है। उस MSME का नाम क्या है? गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझो, ये जो गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक MSME है। इनको सपोर्ट किया है इन्होंने विथ 5.5 करोड़, सॉरी 5.5 करोड़ असिस्टेंस आउट ऑफ 14.2 करोड़ ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब ये है क्या, मतलब ये क्या प्रोजेक्ट करेंगे? ये दो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन मिलिट्री। एक तो सुकोही 30 MKI एयरक्राफ्ट का कुछ इंडिजीनियस एंड क्रिटिकल कंपोनेंट। अभी देखो वो एक्चुअल क्या कंपोनेंट है, ये कभी भी न्यूज में बाहर नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफेंस सीक्रेट। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स ही हमको याद कर लेना है, और कभी एग्जाम में आपको पूछेगा भी नहीं, क्योंकि एक्चुअल क्या है ये मतलब बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता है। देन
1500 HP बैटल टैंक इंजन। तो ये जो मतलब देखो, ये सुकोई 30 MKI को किसने मैन्युफैक्चर किया है? ये है एक्चुअली में रशियन मेड एयरक्राफ्ट, लेकिन इसको इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद से इसको मैन्युफैक्चर करता है। तो कुछ कंपोनेंट्स HAL को गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई करेगा थ्रू दिस अरेंजमेंट। पहला। दूसरा चीज, ये जो 1500 HP बैटल टैंक है, इसको BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके इंजन के कुछ कंपोनेंट्स को ये मैन्युफैक्चर करके देगा, राइट। एंड एक बात यहाँ पे ये भी नोट करो कि जो गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारत हेवी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये दोनों का ही वेंडर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको ऑल ऑफ ए सडन काम दे दिया गया है, इन्होंने प्रूव किया है कि हम काम कर सकते हैं। बिकॉज देखो, ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये मतलब ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इनमें गलती का कोई गुंजाइश नहीं हो सकता। देयर कांट बी एनी एरर, माने इट हैज टू बी कंप्लीटली फुल प्रूफ। वो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में लगेगा, एक ऐसे एयरक्राफ्ट में लगेगा जो एट प्रेजेंट इंडियन एयर डिफेंस का बैकबोन है, राइट। तो जब जब रफेल आ जाएगा तो प्रोबेबली रफेल बन जाएगा, बट एट प्रेजेंट सुकोई 30 MKI इज द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो देयर हैज टू बी सम एक्सपीरियंस बिहाइंड इट। तो गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ना एक सृजन नाम का पोर्टल बनाया था, एंड इस पोर्टल में उन्होंने 19,509 डिफेंस आइटम को लिस्ट किया था कि ये डिफेंस आइटम हम आज के दिन में बाहर से मंगवा रहे हैं, ये इंडिया में तुमको ही बना के दे दो। अब इंडिया में कौन बना के दे दो? ये इंडियन कंपनीज को डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि ये हम बहुत हेवीली मैन्युफैक्चर बाहर से मंगवाते हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको आप मैन्युफैक्चर कर दो। तो किसको बूस्ट मिलेगा? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। विच वॉज अर्लियर इम्पोर्टेंट हैव अपलोडेड टू द पोर्टल फॉर द इंडियनाइजेशन टिल डेट। तो आउट ऑफ देम इंडियन इंडस्ट्री हैज शोन इंटरेस्ट ऑफ, अब तक सिर्फ 4006 डिफेंस आइटम ही इसमें से इंडिया में बनना शुरू हुआ है, या लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। अब इसमें बहुत सारे कंपनी है, बड़े कंपनी का नाम लिए तो टाटा डिफेंस है, रिलायंस डिफेंस है, ठीक है। तो एंड आज के दिन में महिंद्रा भी सामने आ रहा है ना। तो ये है बैकग्राउंड। सो आगे बढ़ते हैं हमारे अब कुछ डिफेंस वन लाइनर पे। वो है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022। तो ये क्या है? ये तो आपने कुछ दिन पहले न्यूज में पढ़ा ही होगा। तो अभी ये ना कंक्लूड हो चुका है। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन था? मतलब पार्टिसिपेंट्स इंडिया के साइड से इंडियन एयरफोर्स था, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ठीक है। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 हैज कंक्लूडेड, ये खत्म हो चुका है। तो पिच ब्लैक में टोटल 17 नेशंस के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, ओवर 2500 मिलिट्री पर्सनल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ककडू, ठीक है। तो ये कहां पे होगा? ये INS सतपुरा एंड P8I मार्टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी, ये दोनों, ठीक है। इंडियन नेवल शिप सतपुरा कहां पहुंच गए हैं? डार्विन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन September 12, 2022 फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज है, हार्बर में भी होगा, सी में भी होगा। सो शिप एंड मार्टाइम एयरक्राफ्ट फॉर 14 नेवीज, टोटल 14 नेशंस के नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है जापान इंडिया मार्टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जिमेक्स 2022। तो ये क्या है? दिस 6th एडिशन, तो ये याद रखो, ये 6th एडिशन है। द exercise between Japan and India hosted by Indian Navy commenced in Bay of Bengal on 11 September 22। GMEX 22 involves 2 phases, एक तो सबसे पहला सी, जो दूसरा है हार्बर फेज, जो कहां पे होगा? विशाखापट्टनम में होगा, ठीक है। ये 10th एनिवर्सरी ऑफ GMEX है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज कुछ वन लाइनर्स। तो स्पेशल कैंपेन 2.0 पोर्टल, अब ये क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो आज इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। सो ये जो पोर्टल है, दिस वाज अनाउंस्ड ऑन 2 अक्टूबर। ओके, स्पेशल कैंपेन 2.0 फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 22 विद एन स्पेशल फोकस्ड ऑन स्वच्छता एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन द गवर्नमेंट। तो ये स्पेशल फोकस रहेगा। The campaign 22 is expected to cover 1.5 lakh post office, overseas mission post, railway station and other public office in mission mode during the month long campaign, ठीक है। तो ये कैंपेन के लिए उन्होंने एक डैशबोर्ड टाइप का एक पोर्टल बना दिया है, तो वो आज लॉन्च होगा। देन
एमओयू ऑफ 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 1.54 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट साइन किया है अभी। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि ये है दो प्राइवेट कंपनी के बीच में, वेदांता जो इंडियन कंपनी है एंड फॉक्सॉन ग्रुप। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट नोट करो, फॉक्सॉन वो कंपनी है जो एप्पल फोन को मैन्युफैक्चर करती है, मतलब एप्पल फोन के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भी ये फॉक्सॉन ग्रुप मैन्युफैक्चर करती है। तो इन दोनों में ये डील हुआ है। तो ये जो डील है ना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ होना था, मतलब बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र से बातचीत चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये उठ के कहाँ चले आया है, वेदांता फॉक्सॉन को। तो एक चीज हमको ये समझना है कि प्राइवेट कंपनी भी उन स्टेट्स को ढूंढते हैं जहां पे स्टेबिलिटी है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट चेंज, बिकॉज देखो गवर्नमेंट चेंज होता है तो सबसे पहला बात आइडियोलॉजी चेंज होता है, राइट। तो गवर्नमेंट चेंज, हाँ, एक लॉन्ग टर्म, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सोचोगे कि टाटा ग्रुप, अब टाटा ग्रुप तो 200 साल पुरानी कंपनी है, तो उसमें तो कितने गवर्नमेंट आए और गए, लेकिन इनको तो कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो वो अलग चीज है, मतलब एक कंपनी जब सेटअप होता है तब उसमें जो चैलेंज, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लाऊं, जो तमिलनाडु में रशियंस की मदद से इंडिया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं लग पाया। उसके पीछे का रीजन पब्लिक से क्या आया कि एमिशंस जो होगा, न्यूक्लियर एमिशंस, वो लोगों के लिए हानिकारक होगा, बट उसका इकोनॉमिक वैल्यू और एनवायरमेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा था। तो प्रोबेबली उस पे अगर मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसेंसस और बिल्डअप हो पाता तो उसमें भी काम अच्छा हो पाता एंड प्रोबेबली फ्यूचर में होगा भी। तो वैसे ही है ना, ये 2015 से ही वेदांता एंड फॉक्सकॉन ग्रुप बातचीत में थे विद महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते आज के दिन में उठ के ये कहाँ चले आया, गुजरात में चला आया एंड थिंग्स आर डन। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी का कहना है कि ये जो इन्वेस्ट किए हैं 1.54 लाख करोड़ रुपए, ये 5 साल के अंदर में बीईपी में आ जाएंगे, मतलब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। और ब्रेक इवन का मतलब क्या है, नो लॉस नो गेन, जितना पैसा उन्होंने लगाया उतना पैसा उनको वापस आ जाएगा, उसके बाद तो जिंदगी भर कमाना है। ठीक है, तो ये उनका एमओयू है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारा पहला न्यूज वो है मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये न्यूज क्या है, ये न्यूज देखो मंथली आता है, राइट। तो ऑलवेज आप जब एक न्यूज को पढ़ते हो ना एज अ डेटा बेस्ड न्यूज, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा समझना, क्योंकि ये न्यूज जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, मैं जो बताऊंगा आपको ये अगस्त 2022 का बताऊंगा। आप अगर कोई एग्जाम अभी है ना सितंबर के पहले दे रहे हो तो ये डेटा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एल्स आपको लेटेस्ट का और अगर कुछ यूनिक हुआ है, जैसे इंडिया ने 400 बिलियन को क्रॉस किया था, तो वो डेटा यूनिक है, तो वो आपको पूछ सकता है कि किस मंथ, कौन से ईयर में किया था। तो ये तो कमेंट सेक्शन के लिए है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इंडिया 400 बिलियन को कब क्रॉस किया था, इसी साल क्रॉस किया था, वो कब और कौन से मंथ में क्रॉस किया था। सो डेटा का फ्रीक्वेंसी भी आपको समझना है कि डेटा कैसे आता है, राइट। तो देखो अप्रैल से अगस्त वाले पीरियड में 19.7% जंप हुआ है। ठीक है, बट अगर हम मंथली डेटा देखें अगस्त का, तो देखो जो एक्सपोर्ट है वो हमने 33.92 बिलियन किया, वेरस हमने अगस्त 2022 में 33.38 बिलियन, मतलब एक्सपोर्ट तो हमने ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे किया। थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है इसमें 1.62%। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो ये मर्चेंडाइज है 61.90, वेरस 45.09। सो यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा जंप है इंपोर्ट में। इसका मतलब क्या है, एक बड़ा ट्रेड बैलेंस। यहाँ पे मैं आपके इसके लिए समझा दूं, एक्सपोर्ट मतलब हमने बाहर कितना सामान भेजा अलग अलग देशों में, और बाहर से हमने कितना सामान मंगवाया। तो देखो हमने जब मंगवाया तो हमने यूएस डॉलर में पे किया, और हमने जब भेजा तो हमने यूएस डॉलर में रिसीव किया। तो ये जो ट्रेड बैलेंस बनता है ना, ये ट्रेड बैलेंस से फॉरेक्स रिजर्व में चेंज होता है, क्योंकि हम ज्यादा डॉलर पे कर रहे हैं ज्यादा सामान मंगवाने के लिए, वेरस इन अगेंस्ट ऑफ सामान एक्सपोर्ट करने या बेचने के लिए। तो अगर हम डिफरेंस या ट्रेड बैलेंस देखें तो ये 27.98 बिलियन है माइनस पे, एंड अगस्त 21 पे ये -11.7। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है। एंड देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये भी बढ़ रहा है, फाइन, मतलब 1.62 से एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा 37.28, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट बहुत बढ़ना चाहिए, जिस वजह से ये ट्रेड बैलेंस आ रहा है। एक्सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा से बढ़ता
तो ट्रेड बैलेंस नहीं होता। अगर हम सर्विसेज की बात करें, ठीक है, तो देखो सर्विस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 23.54 बिलियन का और इंपोर्ट कर रहे हैं 13.94 का। तो यहाँ पे वी आर डूइंग गुड, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस किस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में होने के बावजूद भी आप देखो, अगर आप -27.98 प्लस 9.60 करोगे तो आपको वैल्यू आएगा -18.37। मतलब हम अगर सर्विस और मर्चेंडाइज दोनों को प्लस करके ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल में हम नेगेटिव में ही है। हमने 57.47 एक्सपोर्ट किया है, 75.84 इंपोर्ट किया है, तो उस हिसाब से हम तो नेगेटिव टेरिटरी में ही है। तो अब सवाल ये आता है ये 19.7 कहाँ से आया। तो देखो कोई भी डेटा आप पढ़ते हो ना, उस डेटा के इतने डेप्थ आप जाओ एक बार, राइट, एक बार मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ आप एक बार जाओ, आप समझ लो कि डेटा बनता कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी डेटा फ्यूचर में पढ़ने के लिए ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो 19.7 ये आया है, देखो ये अप्रैल टू अगस्त, तो अगर ये अप्रैल टू अगस्त 2021 का डेटा है, ये अप्रैल टू अगस्त 22 का डेटा है, ठीक है। ये क्या एक्सपोर्ट की बात की है यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट का कौन सा है, ये ब्लू वाला है। तो 311.82 माइनस 260.46, जो भी वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड करो 260.46 से और मल्टीप्लाई करो 100, मैंने परसेंटेज निकालना है हमको, तो आपको 19.7 ही आएगा। सो डेटा कैसे बनता है ये आप एक बार समझ जाओगे थोड़ा सा तकलीफ करके, एंड दैट इज रियली गोइंग टू योर जर्नी टुवर्ड्स डेटा बेस्ड करंट अफेयर इजी इन द फ्यूचर। ठीक है, एक बार की मेहनत है वो। हालांकि मैं तो आपको समझा ही देता हूँ करंट अफेयर में। आप आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ग्रू बाय 1.62%, जो कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। अब इसमें से नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट राइसेस बाय 8.5% टू यूएस डॉलर 135.6 बिलियन। तो ये अलग से इसीलिए है बिकॉज देखो इंडिया जो है पेट्रोलियम और ज्वेलरी ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था इन द रिसेंट पास्ट। तो डेटा में ऐसा सामने आया कि नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी भी हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। मीन्स ऑल्दो डेटा डजंट लुक गुड बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम अच्छी ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ पे हम नॉन पेट्रोलियम और जेम्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, आज के दिन में हम उन प्रोडक्ट को भी छोड़ ले तो वहाँ पे भी 8.5% का ग्रोथ दिख रहा है। मीन्स अदर सेक्टर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे नेक्स्ट न्यूज पे वो है होलसेल प्राइस इन इंडिया फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। तो देखो पिछले वाले स्लाइड पे कमेंट सेक्शन के लिए आपके पास क्या था कि 400 बिलियन इंडिया ने कब क्रॉस किया। तो इस वाले स्लाइड पे आपके लिए कमेंट सेक्शन में ये है कि डब्ल्यूपीआई का डेटा कौन देता है, हु गिव्स डब्ल्यूपीआई डेटा। ठीक है, हु गिव्स। अब डब्ल्यूपीआई का डेटा क्या है, तो देखो ये डेटा ना अलग अलग वेट पे आता है। 22.6 रहता है प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर में रहता है 13.2, मैन्युफैक्चर्ड में रहता है 64.2। एंड इन्हीं में से जहां जहां फूड है उस फूड को निकाल के देखते हैं तो 24.4 होता है, उसको अलग से बोला जाता है फूड इंडेक्स। तो अगर हम अगस्त का डेटा देखें तो इन्फ्लेशन जो है ऑल कमोडिटीज में 12.41 हुआ है। मतलब डेटा लुक्स गुड। अगर आप कंपेयर करो पिछले वाले मंथ से तो WPI इज गोइंग डाउन, एंड व्हेन WPI गोज डाउन इमीडिएटली रिटेल मार्केट पे डिसमिनेट नहीं होता है प्राइस, बट यस इन इन द नियर फ्यूचर शायद प्राइस कम हो। तो देखो ये तो अपोजिट ट्रेंड हुआ है ना। आज से ठीक 2 दिन पहले हमने सीपीआई का डेटा देखा था जहां पे पिछले मंथ से इस मंथ में सीपीआई बढ़ गया है, whereas आज के दिन में हम WPI डेटा देख रहे हैं वो कम हो गया है। तो देखो अगर आप ये ट्रेंड को फॉलो करोगे ना तो आज से ठीक 3 से 4 महीने पहले इसका उल्टा था, सीपीआई कम हो रहा था, डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा था। तो ये दोनों ना तुरंत तुरंत मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। जो सीपीआई है वो है रिटेल प्राइस, मतलब हमारे और आपके लिए प्राइस। तो ये तुरंत मार्केट में मार्केट का ही प्राइस है ये, ठीक है, तो ये तुरंत हमको समझ में आता है। लेकिन WPI एंड एज ए रिटेल पर्सन वी डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हमको ये तुरंत समझ में नहीं आता है। ये होलसेल साइड पे है, ये मैन्युफैक्चरर या सप्लायर साइड का प्राइस है। तो सप्लायर साइड में प्राइस अगर कम हुआ है तो वो तुरंत मार्केट में डिसमिनेट नहीं होता है, उसको डिसमिनेट होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लग जाता है। जब ये कम दाम वाला प्राइस का जो माल है, मतलब जो सामान है वो मार्केट में आना शुरू होगा, तब आपको उसका फर्क महसूस होने लगेगा कि हाँ प्राइस कम हुआ है। तो तब उसका असर कहाँ पे दिखेगा, सीपीआई में दिखेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अच्छा, ये जो इंटरकनेक्शन है इसको एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एप्रिकॉट एक्सपोर्ट अंडर लद्दाख प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। जो APADA है, उन्होंने एक बायर सेलर मीट किया था इन ले में, जुलाई 14 2022, इसी साल में, एप्रिकॉट हार्वेस्ट के जस्ट पहले। ठीक है, तो इसमें बायर कौन था? बायर सेलर मीट था। तो सेलर तो लद्दाख के मतलब लेह लद्दाख रीजन में जो फार्मर्स हैं जो ये उगाते हैं वो हुए सेलर। लेकिन बायर कौन था? तो देखो, बायर यहाँ पे कंट्री था। बायर में से इंडिया पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, USA के लोग थे, बांग्लादेश, ओमान, दुबई, मॉरिशस, ये सारे लोगों को बताया गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के एप्रिकॉट के बारे में। तो एज ए रिजल्ट, मतलब वो जो बैठक हुआ बायर सेलर मीट का, उसके बाद ड्यूरिंग द 2022 सीजन 35 मेट्रिक टन फ्रेश एप्रिकॉट्स वेर एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम द लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो कितना बढ़िया, मतलब एक मीट करवा के 35 मेट्रिक टन फ्रेश एप्रिकॉट को एक्सपोर्ट कराया गया। कौन से कंट्री? ट्रायल शिपमेंट ऑफ लद्दाख एप्रिकॉट ऑल्सो टुक प्लेस कंट्री लाइक सिंगापुर, मॉरिशस, वियतनाम। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है वहाँ के लोकल फार्मर्स के लिए जिनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, अब अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो 2303 हेक्टर इन दैट रीजन इज अंडर एप्रिकॉट कल्टीवेशन। तो ये तो आपको याद कर ही लेना है, मतलब ये जो आगे नाबार्ड फेज 2 आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम चलते हैं करंट न्यूज में। सो करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज यही है, हम बैकग्राउंड समझते समझते पूरे करंट न्यूज को समझ लिए कि 35 मेट्रिक टन जो फ्रेश एप्रिकॉट है हमने सिंगापुर, मॉरिशस और वियतनाम में सेल किया है। ठीक है, अंडर द ब्रांड लद्दाख एप्रिकॉट। तो ये अब ब्रांड नेम को भी याद रखो, क्या है ब्रांड नेम? लद्दाख एप्रिकॉट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले फीफा ने तो इंडिया का कैंसिल कर दिया था मेंबरशिप, वो फिर से उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया। तो अभी जो है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट जो है, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मतलब उनके अप्रूवल मिल गया है कि अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने के लिए। तो देखो, ये जब वर्ल्ड कप होगा तो ऑब्वियसली खर्चा होगा इंडियन साइड से ही, तो उसके लिए कैबिनेट अप्रूवल की जरूरी लगती है। तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 इज शेड्यूल्ड इन इंडिया बिटवीन 11 to 30 अक्टूबर 2022। ये 3 शहर में होगा, भुवनेश्वर, नवी मुंबई एंड गोवा में होगा। पहले भी इंडिया अंडर 17 वर्ल्ड कप करवा चुका है, वो 2018 में हुआ था। ठीक है, स्पेन करंट चैंपियन है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप का, मतलब स्पेन डिफेंडिंग टीम रहेगा। और ये 7th एडिशन है, 16th एडिशन, 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया? 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ कहाँ खर्चा होगा? ये खर्चा होगा फील्ड ऑफ प्ले मेंटेनेंस, स्टेडियम पावर, एनर्जी केबलिंग, स्टेडिया एंड ट्रेनिंग साइट ब्रांडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज में इंडिया 10 करोड़ रुपए खर्चा करेगा ये वर्ल्ड कप कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इंडो डैनिश हॉनरेबल मिनिस्टर्स लॉन्च व्हाइट पेपर। तो सबसे पहले देखो, ये आप व्हाइट पेपर की मतलब को समझो। व्हाइट पेपर मतलब ये है सजेशंस, मतलब इसमें सजेशंस, डिस्कशन सब लिखा हुआ रहता है। तो इसको हमारे इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डेनमार्क, ठीक है, ये दोनों के कॉपरेशन से बना है। एंड यस, नीति आयोग भी इन्वॉल्व है इसमें। अब वो क्यों बना है? ठीक है, अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। ठीक है, at International Water Association World Water Congress and Exhibition 2022 in Copenhagen, Denmark on September 12, 2022। सो ये कब हुआ, कहाँ हुआ, ये न्यूज पे आपको आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, ये अर्बन वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में व्हाइट ये है आपका व्हाइट पेपर बेस्ड है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है IBPI टू फिक्स मिनिमम फी स्लैब फ्रॉम October 1 फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो देखो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है IBC कोड के अंडर में, इनका सैलरी फिक्स नहीं है, मतलब ये प्रोफेशनल है तो ये केस टू केस बेसिस पे अपना फीस चार्ज करते थे।
तो कई बार इनको अपना पैसा ढंग से नहीं मिलता था, जिस वजह से इनका मोटिवेशन लो रहता था एंड काम स्लो होता था। तो अभी आईबीबीआई जो बोर्ड है, आईबीसी बोर्ड है, उस बोर्ड ने क्या किया है, इन प्रोफेशनल का फीस स्लैब को फिक्स कर देंगे फ्रॉम अक्टूबर 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर उनके अंडर में जो क्लेम है वो 50 करोड़ तक है तो उनका 1 लाख रुपए फीस बनता है। अगर 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में है तो 2 लाख, 500 करोड़ से 2500 करोड़ तक है तो 3 लाख, 2500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक तो 4 लाख, और 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो 5 लाख पर मंथ, ये उनका फीस बनता है, राइट। ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं, एक तो मतलब एसेट्स की इंसॉल्वेंसी कैसे करवाया जाए। सिंपल सी बात है, हमारे कंपनी को इंसॉल्वेंट कैसे बनाया जाए, उसके पास जो एसेट्स होगा वो एसेट बेच के ही करवाते हैं। अब वो बेच के उसका प्रॉपर दाम मिलना चाहिए, देन जितने वेंडर्स है, जितने एम्प्लॉयज है, जिनको पैसा मिलना है उनको प्रॉपर पैसा, तो ये सारा काम कौन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही करते हैं, ठीक है। तो उनका मोटिवेशन हाई रखना बोर्ड का काम है, एंड दैट इज व्हाट बोर्ड हैज डन। सो कब से है ये, अक्टूबर 1 से लागू होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो की बहुत ही अच्छा न्यूज है कि जो एसबीआई है वो 5 ट्रिलियन कंपनी बन चुका है, ठीक है। सो ये कल के दिन में, मतलब कल के दिन में स्टॉक मार्केट में एट अराउंड 9:42 AM स्टॉक मार्केट खुलने के कुछ 20-22 मिनट बाद, ठीक है, जो एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड किया है वो 5.03 ट्रिलियन, ठीक, 5.03 ट्रिलियन हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब हो गया है तो हो ही गया है, कल के दिन में अगर स्टॉक प्राइस गिर जाता है ना 5 से 7 रुपए में, तो ये 5 ट्रिलियन से नीचे भी आ जाएगा, बट यस दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। एसबीआई स्टूड एट द 7th प्लेस इन द ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग ऑफ द कंपनीज, कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज फ्रॉम द बीसीसीआई। तो देखो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो एट अभी क्या है, नियम हो गया है कि कोई भी ऑफिस भी अगर बीसीसीआई का, वो 2 टर्म के लिए रह सकते हैं। तो स्ट्रेट एंड सिंपल 2 लोग हैं, एक है सौरव गांगुली जो चेयरमैन है, उनका एक टर्म कंप्लीट हो रहा है, उनको भी सेकंड टर्म मिल जाएगा। दूसरे हैं जय शाह जो कि सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, उनको भी सेकंड टर्म होपफुली मिल जाएगा कॉन्टेस्ट के बाद, वो तो आगे समझ में आएगा। बट यहाँ पे न्यूज हमको ये है कि बीसीसीआई अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर चुका है, एंड all the office bearer can apply for the second term as well. Now let's move to few one liners. So पहला है BLO e-पत्रिका. So ECI Election Commission of India releases BLO e-पत्रिका to establish direct communication with booth level officers. ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया, BLO e-पत्रिका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका उनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड कई बार है ना चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज बूथ लेवल की बात करेंगे तो हम, कई बार वो गूगल एरिया में होता है, उनको बैलेट बॉक्स लेके जाना उतना दूर, इलेक्शन फेयर फेयर इससे कम ये करवाना, पॉलिटिकल प्रेशर, है ना, तो बहुत सारे लोकल चैलेंजेस आते हैं उनके सामने, स्टिल दे आर डूइंग देयर जॉब एंड बहुत बढ़िया से करते हैं। सो दैट्स व्हाई टू ऑनर देम, so ECI released BLO e-पत्रिका to establish direct communication with booth level officers, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो देखो ये जो ट्राई सर्विस कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो 36 इन सीरीज है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये सितंबर 12 एंड 13 में हुआ है अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। वाज हेल्ड एट साउथ ब्लेयर, सॉरी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है ट्राई सर्विस, मतलब इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के कमांडर्स इन्वॉल्व थे। देन स्मार्ट विलेज पंचायत। स्मार्ट विलेज पंचायत क्या है, तो यूनियन जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज, उन्होंने एक स्मार्ट विलेज पंचायत एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज लिविंग नो वन बिहाइंड, इन्होंने कहाँ लॉन्च किया है, लखनऊ में लॉन्च किया है। इसको इनोवेट कौन किया है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गिरिराज सिंह, ठीक है। ये 2 डे का कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस पे बेसिकली जो मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इस चीज के बारे में बातचीत होगा। एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड भी समझते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज को इंडिया में लागू कर दिया गया,
फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट ने अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, मतलब वो थ्री स्ट्रक्चर, थ्री टीयर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। सबसे ऊपर रहता है यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद रहता है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली ये इनको बोला जाता है पंचायत। तो कहीं पे इनको ग्राम पंचायत, तो कहीं पे ग्राम सभा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। और यूजुअली क्या होता है ना, जो लोकल या रूरल लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो यही लोग करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ऊपर से पैसा भेजता है फॉलोइंग दी फिनेंस कमीशन। तो वो अलग अलग कमीशन में अलग अलग था। अभी तो 15th फिनेंस कमीशन में अभी कुछ दिन पहले कुछ 6,500 करोड़ रुपए 14 स्टेट्स को मिला। आई होप आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं एंड यू नो दिस थिंग, राइट। सो ये उसी चीज का कॉन्फ्रेंस है। देन एमओयू विद नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। तो देखो जो दो पीएसयू है, पावर पीएसयू, एक है आरएसी, एक है एनटीपीसी। ये दोनों कंपनी ने, आरएसी ने 100 करोड़ और एनटीपीसी ने 115 करोड़ नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड ने दे हैव कमिटेड। जो एनटीपीसी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्चरी, और जो आरईसी है वो वुमेन हॉकी, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक्स, इस पे है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। तो देखो ये चीज आप जान लो, ये सीएसआर के थ्रू होता है, कॉर्पोरेट सोशल, ओके सीआरएस लिख दिया मैंने, ये सीएस, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। वो एक एमयू देख लेते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट आनंद गुजरात, इनके बीच में साइन हुआ है फॉर लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, यही सब पीआरआई है, मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो तो नेशनल लेवल पे है, राइट, या इंटरनेशनल लेवल पे है। लेकिन देखो इसको अगर हम छोटे क्लस्टर में बांट के, छोटे क्लस्टर में चीजों को मेट कराने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली नेशन का तो मीट हो ही जाएगा, स्टेट का भी हो जाएगा, नेशन का भी हो जाएगा, राइट। तो वही चीज किया जा रहा है। तो यहाँ पे गुजरात में ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, आनंद, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एमओयू साइन किया है, ताकि उनके एक्सपर्टाइज को यूज करते हुए वहाँ का जो लोकल है ना, लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लोकल लेवल पे उसको अचीव किया जाएगा थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देन नाइन्थ, एक नेशनल लेवल एग्जीबिशन। अब ये क्या है? द नाइन्थ नेशनल लेवल एग्जीबिशंस प्रोजेक्ट कंप्लीशन फॉर इंस्पायर एंड अवार्ड मानक बिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, ये फुल फॉर्म है, वाज इनॉग्रेटेड एट आईटीपीओ न्यू दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ इनॉग्रेट हुआ? न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ, ठीक है। बाकी तो बैकग्राउंड आपका लिखा हुआ है। आरआईएनएल बैक्स 2 नेशनल अवार्ड। तो देखो ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, इनको 2 अवार्ड मिला। एक अवार्ड तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म में मिला, वो क्या है? अंडर द बेस्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और दूसरा जो है, ये जो अवार्ड इनको मिला ना, ये 4th कंसेक्यूटिव टाइम में मिला। दूसरा जो है, इन हिंदी इन हाउस मैगजीन कैटेगरी, आरआईएनएल्स हिंदी मैगजीन सुगंधा अगेन एडजस्टेड दी बेस्ट मैगजीन। तो इनका जो मैगजीन है सुगंध, इनको भी ये अवार्ड मिला। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे जाते हैं। शून्य कैंपेन। तो ये जो शून्य कैंपेन है, ये नीति आयोग का है, जिन्होंने 1 ईयर फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी मनाया, ठीक है। तो शून्य कैंपेन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ठीक है। शून्य इज कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर राइड हेलिंग एंड डिलीवरीज, ठीक। द कैंपेन हैज 130 इंडस्ट्री पार्टनर इंक्लूडिंग राइड हेलिंग एंड डिलीवरी ईवी कंपनीज। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। शून्य कैंपेन ये आपको याद कर लेना है, जो जिसका कि 1 ईयर हो गया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज। वो है 196 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट। तो ये एक्चुअली में न्यूज है क्या? तो देखो 196 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप प्रोजेक्ट pertaining to port connectivity, movement of coal, steel and food product, किसके? एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो 196 क्रिटिकल गैप प्रोजेक्ट है, इनको ढूंढा गया फॉर पीएम गति शक्ति,
ठीक है, पीएम गति शक्ति से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी पीएम गति शक्ति क्या है, जैसे कि पता है पीएम गति शक्ति कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सिंपल से अगर मैं बात आपको समझाऊं, मान के चलो यहाँ पे आपका घर है, आपके घर के सामने से एक रोड गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये रोड नया बना है, ठीक है, दिस इज ए न्यू रोड। अभी कुछ दिन बाद आप देख रहे हो कि बीएसएनएल वाले इस रोड का यहाँ पे खोद के ये अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दिए हैं, ठीक है। तो 2 दिन बाद जल शक्ति मिशन वाले आए और फिर ये 2 जगह से खोद दिए उन्होंने, खोद के उन्होंने वाटर पाइप बिछाया, ठीक है। फिर आप तीसरे दिन देख रहे हो यहाँ पे कोई है ना एक होल बनाया गया, उस पे कुछ काम चल रहा है। तो मतलब ये 6 महीने में ये रोड पुराना हो जाएगा, क्योंकि इस रोड पे इतना सारा काम हुआ है, 6 महीने में रोड पुराना हो जाएगा। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल पे समझाता हूँ कि पीएम गति शक्ति के बाद क्या होगा। तो पीएम गति शक्ति ना एक एक डिजिटल ये है, इनिशिएटिव है, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह पे लाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये रोड बनाने वाला डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है, इसको बिछाने वाला बीएसएनएल है, इसको बिछाने वाले है ना डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से आते हैं, मतलब सब अलग अलग लोग हैं। इनको एक दूसरे को पता ही नहीं कि क्या काम चल रहा है। मतलब इन बीएसएनएल को पता है कि मुझे वायर बिछाना है, जल जीवन मिशन वालों को पता है कि हमको पानी का लाइन बिछाना है, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि आज से ठीक 6 महीने पहले यहाँ पे रोड बना, नया रोड है, इसको नहीं खोदना है। तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो पीएम गति शक्ति बेसिकली क्या करेगा, हर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करेगा। जिसको पहले करना है उसको पहले किया जाएगा, जिसको बाद में करना है उसको बाद में किया जाएगा, ताकि सबसे बेस्ट क्या हो, कॉस्ट रिड्यूस्ड हो और जो डिलीवरी ऑफ सर्विस हो वो लंबा चले। मतलब आप यहाँ पे देखो 6 महीने बाद ये रोड आपके घर के सामने का रोड हो गया पुराना, लेकिन पीएम गति शक्ति के बाद नहीं होगा। तो इस चीज को सबसे पहले जो है ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया जा रहा है। किस पे, पोर्ट कनेक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ कोल, स्टील, फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये सारे पे यूज किया जा रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ई बाल निदान। तो ई बाल निदान क्या है, तो देखो ई बाल निदान समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। ई बाल निदान 2015 में लॉन्च हुआ है। ये नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन या उनके साथ जो गलत होता है, ये सारे चीज को एड्रेस करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसी पोर्टल को अभी रिवैम्प किया गया है फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस अगेंस्ट वायलेशन। तो इसमें ना कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड किया गया है। नया फीचर्स इन द सेंस क्या है, पहले क्या होता था, मतलब कंप्लेन करने के बाद जैसे हम फ्लिपकार्ट अमेजोन में सब चीज ट्रैक कर सकते हैं, है ना, तो ऐसा कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं था। उसके बाद अगर 2 डिपार्टमेंट ज्वाइन होके उस पर कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं तो सेकेंड वाले डिपार्टमेंट को कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं था। तो अभी ये सारा फीचर को इंक्लूड किया गया, ठीक है। सम ऑफ द न्यू फीचर इंक्लूड bifurcation of complaints based on the nature of complaint to subject matter like juvenile justice, POSCO, लेबर एजुकेशन। मतलब अभी अलग अलग कैटेगरी बना है, अलग अलग कैटेगरी में लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो पहले बाहर से समझ में आता ही नहीं था कि कौन सा कंप्लेंट किससे रिलेटेड है, लेकिन अभी ये चीज समझ में आएगा तो वैसे एक्सपर्ट को भेजा जाएगा। इंटरनल मॉनिटरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ कंप्लेंट इनटू कमीशन, ट्रैकिंग ऑफ कंप्लेंट एट वेरी अर्ली स्टेज इन मोर मैकेनाइज्ड एंड टाइम बाउंड मैनर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये ई बाल निदान में क्या नया फीचर्स इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। क्या, ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ने इशू किया है। अब ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है तुम्हारा सेकेंड हैंड कार से। मतलब अगर हम इंडिया में सेकेंड हैंड कार का मार्केट देखें तो ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो नए कार का मार्केट तो ऑब्वियसली बड़ा है ही, ठीक है। मतलब एक सिंगल मैन्युफैक्चरर का ले ले मारुति सुजुकी, तो अपने ब्रांड के एक ही कार को 30-30 हजार यूनिट सेल कर देता है ना। इंडिया में 50 से 60 हजार कार्स पर मंथ बिकते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम ऑल डिफरेंट मॉडल्स। इसके बाहर भी जो प्री ओन्ड कार, मतलब जो सेकेंड हैंड कार मार्केट है, ये भी बहुत बड़ा है। नाउ ड्यू टू दी ऑनलाइन मोड मतलब क्या है, एक तो OLX हो गया, दूसरा Cars24 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऐप है जिसके थ्रू कार आज के दिन में ऑनलाइन बिक जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना,
जब कार बिक मतलब जब बिक रहे होते हैं तब ट्रांसफर का, डिस्प्यूट इन रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टी डैमेज लाइबिलिटी, डिफिकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिफॉल्टर, मतलब मान के चलो कार को कहीं एक्सीडेंट हुआ तो किस पे ब्लेम डाले, मतलब ब्लेम इन द सेंस नहीं किसको जिम्मेदार ठहराए, मतलब कार के ओनर को जिन्होंने कार ऑलरेडी बेच दिया, या जिनको बेचा उनको, या जो चला रहे थे या जो खरीद रहे हैं उनको। सो ये एक कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि इसका एक सेट कोई रूल्स नहीं था। तो अब वो रूल्स सामने आ गया है। ये है 7 प्रोविजंस, ये सॉरी 5 प्रोविजंस जो नए लागू होंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलर इन पोजेशन ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल हैव बीन क्लैरिफाइड। तो अब के दिन में क्या है, एक डीलर ही रेस्पॉन्सिबल होगा जब तक कि ना ये नए ओनर को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आसाम हिस्टोरिक एग्रीमेंट विद 8 आदिवासी ग्रुप। तो जैसा कि आपको पता है आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बहुत सालों से मिलिटेंसी चला आ रहा है, राइट। बिकॉज मिलिटेंसी इसलिए है, एक ब्रॉड टर्म्स में मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां बेसिकली टी गार्डनिंग बहुत होता है, राइट। एंड कुछ जगह गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन जो मिलिटेंसी मतलब जिन्होंने हथियार उठा रखा है वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो ये जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कई बार होता है। तो ये अभी लेटेस्ट में ये है यूनियन होम मिनिस्टर के सामने गवर्नमेंट ऑफ आसाम और ये 8 आदिवासी ग्रुप, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि वो हथियार डाल रहे हैं टू एंड डीकेड ओल्ड क्राइसिस ऑफ आदिवासी एंड टी गार्डन वर्कर्स इन आसाम। तो इनको बहुत सारा बेनिफिट भी दिया जाएगा, एक डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा 1,000 करोड़ का, जिसमें 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ आसाम देगी, ताकि ये जो लोग हथियार डाले हैं मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आए और इनका भला हो। ठीक है, इनका रीसेटलमेंट हो, रिहेबिलिटेशन हो, तो ये सारे मेजर्स इनको फॉर द वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। ठीक है, तो अब इससे जुड़ा हुआ कुछ चीज देखते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्रीमेंट हुए हैं। तो देखो 2019 में भी एक एग्रीमेंट हुआ है जहां पे 88 कैडेट्स ने सरेंडर किया विद 44 वेपन। 2020 में भी हुआ तो रिजॉल्व 23 ओल्ड Bure's refugee crisis with more than 37,000 internally displaced people are being settled in Tripura। 2020 में भी हुआ है, 2021 में भी हुआ है और 2022 के 29 मार्च में भी हुआ है। एंड ये छठवा है जो आप अभी लास्ट वाले स्लाइड पे देखे हो। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव डेटा देखें 2006 टू 14, ठीक है, इसमें 8,700 इंसिडेंट्स हुए हैं और 2014 से लेकर 2022 तक इंसिडेंट्स सिर्फ मतलब 8-8 साल का, ठीक है, इंसिडेंट सिर्फ 3,195, मतलब 63% रिडक्शन। तो आप देख रहे हो कि ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई का एक नोटिफिकेशन। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी वाले न्यूज पे देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बीपीबीएस है, भारत बिल पेमेंट सर्विस, इसको एनआरआई लोगों के लिए खोल दिया है। मतलब जो एनआरआई अमेरिका में बैठा हुआ है डॉलर में कमा रहा है, उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली इंडिया में है अभी, वो उनके लिए बहुत सारा काम यूएस में बैठ के ही कर पाएंगे यूजिंग दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो ये पूरा कैसे काम करेगा इसको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे जो हम 1-2 दिन में ही हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दिस अर्लियर, सो दैट यू नो दैट मोटिवेट्स अस, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, जीडीपी रेट कट बाय फिच एंड इंडिया रेटिंग। तो देखो ये ऊपर का जितना न्यूज है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मतलब गवर्नमेंट ने अपने टारगेट को मिस किया है, 15% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन हमने Q1 में सिर्फ 13.5 ग्रो किया है। तो ऑब्वियस सी बात है जितने लोगों ने अपना प्रोजेक्शन दिया था साल भर का, वो प्रोजेक्शन अभी कट करेंगे। एसबीआई ने कट किया 7.5 से 6.8, गोल्डमैन सच ने भी किया, सिटी ग्रुप ने किया, मूडीज ने किया। तो आज के दिन में लेटेस्ट ने कौन किया, फिच रेटिंग्स ने किया है, 7.8 से 7 उन्होंने बोला है, और फिच रेटिंग इंडिया रेटिंग्स ने 7 से 6.9 उन्होंने बोला है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट। तो देखो ये एज ए इंफॉर्मेशन है, मतलब ये अभी तक सिर्फ डिस्कशन में ही है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
स्टेट बैंक ने बोला है कि वी आर विलिंग टू वर्क विथ रशियन बैंक फॉर नॉट फेसिंग हु आर नॉट फेसिंग सैंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे वो अपना अकाउंट खोलेंगे और रुपी में और रूबल में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब मान के चलो जो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं सामान, उसमें हमको पेमेंट करना होगा तो ये बैंक अकाउंट यूज होगा रूबल में पेमेंट करने के लिए, और रशिया हमसे जो सामान खरीदता होगा ये बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट करेगा अपने एक्सपोर्ट का बिल पे करने के लिए, सॉरी सॉरी अपने इंपोर्ट का बिल पे करने के लिए फ्रॉम इंडिया, राइट। तो ये रुपी अकाउंट होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। एंड ऐसा एसबीआई ने क्यों कहा है, बिकॉज जुलाई के मंथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया था इंक्लूडिंग एसबीआई टू ओपन दी स्पेशल rupee vostro account to promote invoicing in Indian rupees subject to certain safeguards। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है इथेरियम अपग्रेड्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद सिर्फ इसको रखना है मर्ज, और कुछ नहीं। देखो इथेरियम एक बिटकॉइन है, ठीक है, इथेरियम एक बिटकॉइन है। तो इथेरियम काम कैसे करता था, इथेरियम को लोग माइनिंग करते थे, राइट। वो माइनिंग कैसे करते थे, यूजुअली वो हाई एंड कंप्यूटर से होता था एंड जिसपे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड लगा हो। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड्स के कुछ बहुत हाई एंड मॉडल जो मतलब 1-1 लाख रुपए का इंडिया में बिकता था, अभी भी बिकता है, तो वो सारे मॉडल्स को अपने कंप्यूटर में लोग लगा लेते थे, लगा के इथेरियम को माइन करते थे। तो इससे क्या होता था ना, मतलब अब माइनिंग होता था, उससे इथेरियम बनता था, मतलब उससे उस इथेरियम को वो इस वाले बिटकॉइन मार्केट में बेच के पैसा कमाते थे डॉलर में। तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता था, राइट, अच्छा खासा फायदा होता था। तो क्या करते थे, मतलब बहुत सारा जिन लोगों को ये अच्छा लगता था, तो वो लोग एक नहीं 8-8 10-10 है ना 50-50 सिस्टम लगा लगा लेते थे। वो बहुत कॉस्टली सिस्टम होता था, लेकिन कॉस्ट से बाहर भी एक चीज क्या है कि इस सब को चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती थी, मतलब जो एमिशन होता था बहुत हाई होता था। ठीक है, तो अभी इथेरियम्स कार्बन कंजम्पशन विल डिक्लाइन बाय एस्टिमेटेड 99%। तो अभी इथेरियम ऐसा क्या हो गया जो 99% कम हो गया। तो देखो इसका जो फ्रेमवर्क है, ये पहले माइनिंग हर सिस्टम से होता था यूजिंग ग्राफिक्स कार्ड एंड हाई एंड प्रोसेसर्स, उसको खत्म कर दिया है। Ethereum has completed a key revamp of its blockchain network, marking the crypto's world most ambitious software upgrade today। ठीक है, मतलब ये देखा जा रहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो टेक्नोलॉजी अपग्रेड इन द रिसेंट टाइम्स, मतलब अब तक। तो इसको नाम दिया गया है मर्ज। अभी ये नया क्या हुआ है, इसका एक्चुअल फ्रेमवर्क अभी भी बाहर प्रॉपरली नहीं आया है। एज एंड व्हेन इट कम्स वी विल गेट बैक टू यू, बट अभी आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि मर्ज है, एंड विद द हेल्प ऑफ मर्ज the carbon consumption will decline by estimated 99%। and reason is simple because ये जो फ्रेमवर्क था जहाँ पे लोग अपना लैपटॉप से तो नहीं होता था, डेस्कटॉप से होता था, है ना, उस रूम पे एसी भी लगाना पड़ता था, मतलब सिस्टम इतना गर्म हो जाता है। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड 24 घंटा काम करते थे, है ना, अभी इनका कोई यूज नहीं है आफ्टर वंस दिस इज लाइव। ठीक है, तो कार्बन एमिशन जो है वो तो खत्म हो जाएगा। सो ये था न्यूज। अब चलते हैं कुछ अलग इंपॉर्टेंट न्यूज पे। जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है फ्रॉम सितंबर 20। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि जो कर्नाटका के सीएम है, उन्होंने सॉरी तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, और उस पे वो रवा खिचड़ी, रवा केसरी एंड ये सारा चीज वो देंगे, राइट। तो ये कौन सा स्टेट है, ये है तमिलनाडु, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूज पे स्पोर्ट्स रिलेटेड। वो ये है कि रॉजर फेडरर, राइट, इन्होंने कल के दिन में ऐलान किया है कि ये रिटायर हो जा रहे हैं। कुछ दिन पहले किसने रिटायर किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, राइट। तो इनके अगर हम रॉजर फेडरर की लिस्ट को देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने 2004, 6, 7, 10, 17 और 18 में जीते। फ्रेंच ओपन 2009। अगर हम विंबलडन की बात करें तो वो 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 और 2017 में उन्होंने विंबलडन जीता। अगर हम यूएस ओपन की बात करें तो 4, 5, 6, 7, 8 में उन्होंने जीता। ग्रैंड स्लैम मास्टर वो 28 बार रह चुके हैं। एटीपी फाइनल्स में वो 6 बार जा चुके हैं। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडल डबल्स 2008 में उन्होंने 1 बार जीता। डेविस कप 2014 उन्होंने 1 बार जीता। सो वेरी लॉन्ग करियर, वेरी डेकोरेटेड करियर, बहुत ही अच्छे प्लेयर।
रॉजर फेडरर हु इज रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेनिस। ठीक है, उसके बाद जो 15 साल के प्रणव आनंद है इंडिया के, he has become the 76th grandmaster, right? So this is very one of the very good moment for India, where a 15-year uh, child, हम इसको child ही बोलेंगे, 15 years, so has become the grandmaster. So with this, let's move to few one-liners. थाल सैनिक कैंप। तो ये जो थाल सैनिक कैंप है, ये एनसीसी का कैंप है जिसको दिल्ली कैंप में करवाया जा रहा है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसको लॉन्च किया है फॉर द क्लासेस 1 to 5। तो देखो ये सब एनईपी से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ये भी बोला कि इसको बाल वाटिका, मतलब जो जो एकदम प्री प्राइमरी ग्रुप आज के दिन में है, उनको बाल वाटिका नाम दिया जाएगा एनईपी 2020 वाले रिजीम में। सो उस पे भी कैसे इनकलकेट किया जाए, उन्होंने ये भी बोला है। देन 25th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये भी आपको ध्यान देना है। एंड इसका थीम क्या है? रिफाइनिंग इन दी न्यू एनर्जी एरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे वो है अगान 2020, ए 3 day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगान 2020। इसका फुल फॉर्म देख लो, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ये सेकंड एडिशन है, टाइटल्ड मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग, बिगैन ऑन 14 सितंबर 22। तो देखो ये अगान 2020 बेसिकली COP 26 में जो कमिटमेंट इंडिया ने किया है उसको फॉलो करता हुआ एक कॉन्फ्रेंस है, जहां पे बेस्ट प्रैक्टिस है ना, एंड कैसे इसको अचीव किया जाए, ये सारा चीज डिस्कस होगा। देन जो हमारा नितिन गडकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो मिनिस्टर ने 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹1128 करोड़ इन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के शहर में इनॉग्रेट किया है। शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले न्यूज से, वो है MCI रिवाइज्ड थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल ऑफ द स्मॉल कंपनीज, राइट। तो देखो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करते हैं और सीधा सीधा लैंग्वेज में आपको बताते क्या है। सीधा सीधा ये है कि स्मॉल कंपनीज के डेफिनेशन को चेंज किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया गया है। हम इसको देखते हैं सबसे पहले, मतलब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 में ही इसका डेफिनेशन है। इस थ्रेशोल्ड को कम किया गया, नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख, मतलब पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख टू नॉट एक्सीडिंग ₹2 करोड़। ठीक, देखो यहाँ पे दो चीज डिस्कस हुई हो, एक होगा पेड अप कैपिटल, दूसरा होगा टर्नओवर। ठीक है, एंड टर्नओवर फ्रॉम 2 करोड़ टू एक्सिस्टिंग 20 करोड़। अब क्या चेंज हुआ है? ये वाला लाइन आपके करंट अफेयर पर्पज से बहुत काम का है। वो क्या है? पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ टू 4 करोड़, इसको डबल किया गया है। ठीक है, एंड टर्नओवर को भी डबल किया गया है, 20 करोड़ से क्या किया गया है? 40 करोड़ किया गया है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोट करने का है कि ये कंपनीज एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008, ये दोनों में ही चेंज हुआ है। समझ में आया? अब आगे करते हैं, इसमें क्या है? डीक्रिमिनलाइजेशन जो एक ये था, जो भी कंपनी का ओनर है उनके लिए, उनको इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, पेनल्टीज कम किया गया है। अब यहाँ पे इसका अगर हम कुछ बेनिफिट्स को देखें, एक तो स्मॉल कंपनीज पे पेनल्टी कम लगेगा। अब ये सवाल स्मॉल कंपनीज किसको बोलते हैं? तो स्मॉल कंपनीज ये वाले डेफिनेशन से जो बाहर आते हैं उनको बोलते हैं, मतलब जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से कम है और जिनका पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ है, ये लोग स्मॉल कंपनीज बोले जाएंगे। अभी इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, साल में सिर्फ 2 बार ऑडिट करने से ही, मतलब 2 बार AGM मीटिंग करने से हो जाएगा। उसके बाद जो एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी है, वो कंपनी सेक्रेटरी अगर नहीं भी है तो डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट्स मिलेगा स्मॉल कंपनी को। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, SCO समिट। तो ये न्यूज तो आपको पता ही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी कहाँ पे है? समरकंद में है, राइट। समरकंद में वो SCO समिट को अटेंड करने गए हैं।
नाउ ये जो फर्स्ट सेशन है इसमें कौन कौन था मेंबर था? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। एससीओ का ये कहाँ पे है हेडक्वार्टर? वो है चाइना के बीजिंग शहर में। एंड सॉ डिस्कशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, रीजन। देखो एससीओ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है कि अप्रोक्सीमेटली जो दुनिया का 40% पॉपुलेशन है वो एससीओ कंट्रीज से आता है। तो सबसे दो जो मेजर कंट्री है पॉपुलेटेड कंट्री वो है इंडिया, चाइना, इसके अंदर में है। मतलब आप ऐसा मान के चलो इंडिया चाइना एक ही काउंसिल के अंदर में किसी भी जगह पे हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स नेशन में भी जहां पे इंडिया चाइना दोनों है वहां के भी आप पॉपुलेशन को देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, राइट? तो इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मेजर डिसीजन एससीओ समिट में आता है वो 40% ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट उनके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। The other session saw extended participation of the 6 SCO dialogue partner। ठीक है, अगर हम बायलैटरल मीटिंग की बात करें तो इंडिया रशिया और इंडिया उज्बेकिस्तान से बायलैटरल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर का हुआ, मतलब इंडिया का हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें ये बन सकता है कि जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशनल होता है एससीओ में। अभी 23rd, ये 22nd था, 23rd सेट टू बी हेल्ड इन इंडिया 2023, मतलब इंडिया प्रेसिडेंसी लेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन रुपीज। न्यूज क्या है? द कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे अलाउड इनवॉइसिंग, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन इंडियन रुपीज, ए मूव एम्ड एट फैसिलिटेटिंग ट्रेड इन द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो ये क्या है? तो अगर हम इसके फ्रेमवर्क की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जुलाई में उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया था जहां पे उन्होंने बोला कि मतलब अलाउ किया है अरेंजमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीज इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, accordingly, it said settlement of trade transaction in INR may also take place through a special Vostro account। तो ये कैसे होगा? स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू होगा। अब स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है ये तो हमने कल के करंट अफेयर में देख लिया है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखो आरबीआई ने बोलने के बाद, ठीक है, जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, ट्रेड डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके इस चीज को अलाउ कर दिया है। तो अभी जो है इंडियन ट्रेडर्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये स्पेशल वॉस्टर अकाउंट के थ्रू में रुपीस में ट्रेड कर पाएंगे। इससे आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरबीआई नेट सोल्ड 19.5 बिलियन इन फॉरेक्स। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है रूपी डिप्रिशिएट हो रहा था, राइट, कुछ ग्लोबल कंडीशंस के वजह से। तो जब रूपी डिप्रिशिएट होता है डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट में डॉलर के क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमांड ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई एंड थ्योरी यही बोलता है अगर किसी भी चीज का अगर हम क्वांटिटी में इंक्रीज कर दे तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। तो वही चीज आरबीआई इंटरवेंशन बोला जाता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब रुपीस को डॉलर के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपने पास जो फॉरेक्स था उनके पास, वो फॉरेक्स से उन्होंने इतना बाहर किया। ठीक है, मार्च के महीने में 20,101 मिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद 1965 अप्रैल में, 2001 जुलाई में वो 19,049 मिलियन डॉलर। ठीक है, तो इतना उन्होंने किया। अब देखो इतना डॉलर फॉरेन एक्सचेंज से निकाल देना तो मतलब सीधा सिंपल बात है कि फॉरेक्स में गिरावट आएगा, एंड वो गिरावट हमको दिखा। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 9 जो रिजर्व है वो 550.8 बिलियन है। अगर हम टोटल की बात करें मतलब कितना है, वो है 553.1 बिलियन एज ऑन सितंबर 2nd 22, which were equivalent to 9 months of import projected for 22-23। ठीक है, तो मतलब आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ज्यादा था वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है प्रोजेक्ट चीता। तो आपने शायद इसको
न्यूज में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा मतलब मोस्ट ऑफ न्यूज है, बिकॉज देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक एक्सटिंक्ट एनिमल को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यह है 8 अफ्रीकन चीता। ठीक है, इसमें से 5 फीमेल है, 3 मेल है। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एंड मैं इस लेक्चर को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब का लेटेस्ट न्यूज है, समवेयर अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। तब का न्यूज ऐसा है कि द फ्लाइट हैज ऑलरेडी लैंडेड, जो नाम्बिया से इन 8 चीता को कैरी कर रहा है। टू मार्क दिस अराइवल, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आज 17 सितंबर को उनका बर्थडे भी है, तो वो इन चीता को कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2020 में अप्रूव कर दिया था एज ए पायलट प्रोग्राम टू रीइंट्रोड्यूस दिस स्पीशीज टू इंडिया। इसके लिए MOU साइन किया गया किसके साथ? रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया के साथ। ये नाम्बिया से आ रहा है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 96 करोड़ रुपीस टोटल। इसको एक बोइंग 747 जेट से लाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें 96 करोड़ के ऊपर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एडिशनल 50 करोड़ रुपीस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप जान लो। यहां पे एक MCQ बन सकता है कि चिंटू चीता क्या है, राइट? व्हाट इज चिंटू चीता? तो चिंटू जो चीता है, ये मैस्कॉट का नाम दिया गया है। ये मैस्कॉट होंगे चीता मित्रास, मतलब जो लोकल लोग होंगे वहां के, जो कूनो नेशनल पार्क के आसपास लोग होंगे, उनको ये चिंटू चीता नाम दिया गया है। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं RBI से रिलेटेड एक न्यूज। ये स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी रिलीज हो जाएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा लंबा है। इसको करंट अफेयर में इंक्लूड करना तो करंट अफेयर बहुत लंबा बन जाता। सो इन दैट केस उसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्यू वन लाइनर्स। सो सबसे पहला है शंघाई कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये 22 का जो मीटिंग है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने समरकंद उज्बेकिस्तान में अटेंड किया हुआ है, राइट? देन SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम दी MCQ परस्पेक्टिव। ये जो सिटी है वाराणसी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। तो इससे होगा क्या? SCO देश से कई सारे लोग आएंगे वाराणसी में घूमने के लिए। ठीक है, these events are expected to attract Indologists, scholars, authors, musicians, artists, photojournalists, travel bloggers and other invited guests. इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा एंड वहां के लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इसका डिटेल जो है ना, ये लॉन्च होने के बाद ही हम देखेंगे। ये आज के दिन में लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये रिलेटेड किससे है? पॉलिसी टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ ITP GRFA। अब ये क्या है? ये है इंडिया विल होस्ट 9th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है एंड ये आपको जान लेना है कि इंडिया विल होस्ट द 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी 19 से 24 सितंबर के बीच में न्यू दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज, कृतज्ञ 3.0। अब ये कृतज्ञ 3.0 है क्या? ये जो ICAR है, विदिक्स नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिवीजन इज ऑर्गेनाइजिंग हैकेथॉन। ये एक हैकेथॉन है कृतज्ञ 3.0 ऑन प्रोमोटिंग सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो हैकेथॉन से हमको क्या समझ में आता है? हैकेथॉन में क्या होता है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि आप आओ अपना इनोवेशन बताओ, है ना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो। तो ये टेक्नोलॉजी मतलब फिनटेक में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बट ऐसा नहीं इसका यूज कहीं और नहीं हो सकता। ये यूज एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, जहां पे है ना क्रॉप से रिलेटेड ये सारे हैकेथॉन में आएंगे लोग, पार्टिसिपेट करेंगे एंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ड्यूरिंग 2021 in association with Agriculture, Engineering and Animal Science Division of ICAR organized Hackathon 1.0 and 1.2 to promote innovation is farm mechanization in animal science। farm mechanization मतलब फार्म में जो इंजीनियरिंग गुड्स यूज होता है उससे रिलेटेड। तो इस हैकेथॉन से भी अच्छा रिजल्ट बाहर आया है। अभी का जो हैकेथॉन है ये है सीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, सीड ब्रीडिंग। At national level, 4 teams were awarded by Union Minister of Agriculture
Sri Tomar with a cash prize of 9 lakh each. Hackathon 1.2 and 1.2.0. अब आगे बढ़ते हैं, एक एमओयू को देखते हैं. ये एमओयू है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और आईआईएम जम्मू के बीच में टू synergize academic research and executive education program in business management and corporate affairs. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. इंडिया ऑब्जर्व 28th वर्ल्ड ओजोन डे. तो वर्ल्ड ओजोन जो डे है वो 16 सितंबर को हर साल में सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट द साइनिंग ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट केम इन फोर्स ऑन 1987 में ये आया. तो इस साल का थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्शन लाइफ ऑन अर्थ. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कुछ वन लाइनर. बायलैटरल मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये दोनों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुआ. लेकिन इस मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट बात ये है, ऐसा आया कि द लीडर एम्फसाइज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा. उसके बाद ओपनिंग ऑफ इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पार्टनरशिप बिटवीन उज्बेक एंड इंडियन यूनिवर्सिटीज वाज वेलकम. लेकिन एक्चुअल जो फ्रेमवर्क है वो बाद में बाहर आएगा, तब हम इसको और डिटेल से समझ लेंगे. देन इंस्पायर अवार्ड. इंस्पायर अवार्ड क्या है? ये जो अवार्ड है टू अवार्ड 60 स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू 53,021 स्टूडेंट्स. तो ये जो बच्चे हैं ना, ये छोटे बच्चे हैं जो साइंटिफिक माइंडसेट है इनका, राइट. तो इनको ये अवार्ड दिया जाता है अलॉन्ग विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 10,000 रुपीज. ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, सो दैट दे कैन डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ द आइडिया विच दे हैव सबमिटेड फॉर दिस स्कीम. तो उन्होंने कुछ आइडिया सबमिट किया है, उसके प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट इनको 10,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है, राइट. नेक्स्ट, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन. The Ministry of Textile cleared 23 strategic research projects worth around ₹60 crore in the area of specialty fiber, sustainable textile, geotextile, mobile tech and sport textile under the chairmanship of the concerned minister, that is Minister of Textile पीयूष गोयल. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि 23 प्रोजेक्ट है वर्थ ₹60 करोड़. आगे बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर पे, वो है मार्केट कैप. तो मार्केट कैप में जो अदानी ग्रुप है, वो अदानी ग्रुप हैज क्रॉस्ड टाटा ग्रुप. तो अदानी ग्रुप का जो 9 फर्म्स है वो लिस्टेड है एंड टाटा ग्रुप का 27 फर्म्स लिस्टेड है. सो विद दिस 9 फर्म, मिस्टर गौतम अदानी एंड फैमिली स्टैंड्स एट 22.27 ट्रिलियन. मतलब अगर इसको डॉलर टर्म्स में देखें तो 278 बिलियन इनके ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वेरस टाटा ग्रुप का 260 बिलियन है. ठीक है, एंड जो मुकेश अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है $220 बिलियन, राइट. तो ये टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है. देन अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर आइडिया परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन. तो देखो, ये एक बुक का नाम है. इस बुक को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद उन्होंने लॉन्च किया है कल के दिन में. With this, unfold your potential with IXMB. All the best. Let's meet in some other lecture. Till then, prepare 50% faster with IXMB.